और एक साइराज भी करता है, ठीक है। तो अपन ने कहा भाई उसमें ना, तो अपन क्या बताएंगे, मोलर हीट कैपेसिटी। तो कैटेगराइज द स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। तो अपन को पता है, आपने वर्क बताया हुआ है, हीट बताया हुआ है, मतलब सी भी है और एफ भी है। जी वाला हीट, मोलर मोलर हीट कैपेसिटी नहीं बताया हुआ है आपने। तो मोलर हीट कैपेसिटी तो डिपेंड करेगा ना कि अपन ने किसी भी 1 मोल सैंपल को, अगर मेरे पास 1 मोल सैंपल है तो हीट इज अ डिसऑर्डर फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो अपन कहेंगे वो स्टेट फंक्शन होगा या पाथ फंक्शन होगा। तो ऑब्वियसली बात है कि अगर अपन ने इसको इनडायरेक्टली कहीं हीट किया, एक ही तरफ से हीट किया, तो इसमें 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन अगर इसको 3 तरफ से हीट किया तो फिर उस केस में 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर इजीली हो जाएगा। तो 1 मोल को आपने कैसे हीट किया, किस पाथ से हीट किया, वो डिपेंड करेगा उस पे। क्योंकि हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी विल नॉट डिपेंड ऑन द इनिशियल एंड द फाइनल। मतलब अपन ये नहीं कहेंगे कि वो चेंज पे डिपेंड करेगा, इट विल डिपेंड कि भाई आपने कैसे उसको हीट किया। वो वैसे भी अपन कहेंगे हीट इज अ डिसऑर्डर फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो हीट की जब भी बात आएगी वो डिसऑर्डर फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो उसको हमेशा हम पाथ फंक्शन ही एज्यूम करेंगे। किस किस पाथ से आपने हीट किया, जैसे अपन वाटर को हीट करते हैं ना, मेरे पास 1 मोल कुछ ले लिया अपन ने वाटर, तो डिपेंड करता है कि अपन इसको इक्वली थोड़ी हीट करते हैं सभी जगह से। अपन तो एक ही तरफ से हीट करते हैं ना उसको। बॉटम साइड से अगर हीट करेंगे तो वो कन्वेंशन करंट की वजह से फिर वो हीट होता है। तो इट इज अ डिसऑर्डर फॉर्म ऑफ एनर्जी जो टेम्परेचर से हो रहा है। तो आप टेम्परेचर कितने तरफ से दोगे वो उस पर डिपेंड करेगा। तो डिपेंड करेगा पाथ पे कि आपने किस टाइप से उसका हीटिंग किया फॉर 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। सो दैट इज, तो वैसे भी अपन को पता था, आपने कभी भी इसको ऐसे नहीं लिखा सी को। अब तक जितना भी अपन ने पढ़ा हुआ है उसमें कभी भी आपने सी में डेल्टा नहीं लगाया था। तो ऑब्वियस सी बात है वो पाथ फंक्शन था। दूसरा था अपने पास A2 का B। अब इसमें लिखा था एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो अपन को एक बात पता था, जितने भी थर्मोडायनेमिक फंक्शंस हैं, ऑल थर्मोडायनेमिक फंक्शंस आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो डेल्टा H, डेल्टा U, डेल्टा G, डेल्टा S, डेल्टा P, है ना, दे ऑल आर व्हाट, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। वी नो दैट। वो सबके सब डिपेंड करेंगे अमाउंट पे। 1 मोल के लिए पढ़ते हैं क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज जो है दे आर, है ना, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज जो होंगे वो कभी भी ना एक मॉलिक्यूल या 2 मॉलिक्यूल के लिए नहीं पढ़ते हैं अपन, वो बल्क में पढ़ते हैं। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज बोलते हैं इनको। इनको अपन बल्क के लिए पढ़ेंगे हमेशा। तो अगर आप बल्क के लिए पढ़ोगे मतलब मैक्सिमम बहुत सारे अमाउंट के लिए पढ़ना होता है। तो इसका मतलब ये अमाउंट पे डिपेंड करेंगे। जैसे अपन बहुत सारा पढ़ते रहे ना, 1 मोल अगर आयनाइज करना है एटम को तो डेल्टा H ऑफ आयनाइजेशन है। अगर 2 मोल्स को करना है तो डबल हो जाएगी एनर्जी। सो दे ऑल आर मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, मतलब बल्क के लिए पढ़ते हैं। तो अपन कहेंगे फिर वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होंगे। एक्सटेंसिव क्यों, दे विल डिपेंड ऑन द मास। टेम्परेचर ऑब्वियस सी बात है। अच्छा, अपन ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था ना, आपको याद होगा कि अगर मान लो इंटेंसिव और एक्सटेंसिव बताना है अपन को, तो आप ऐसे कर लो। तो अगर इसको डिवाइड करूंगा 2 पार्ट में, इसका टेम्परेचर 300 था पहले, तो 2 पार्ट में डिवाइड करने से अलग थोड़ी हो जाएगा। अब अपन कहेंगे इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी मतलब डेल्टा ई या डेल्टा यू, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो आप। तो अगर इसका एनर्जी टोटल 500 किलो जूल है, तो अपन क्या करेंगे, अगर 2 पार्ट में डिवाइड करोगे तो इसका 250 हो जाएगा, इसका 250 हो जाएगा। ऑब्वियसली बात है, टोटल एनर्जी अगर मेरी 300 किलो कैलोरीज की, मुझे 2 पार्ट में डिवाइड कर दो तो 150 ईच पार्ट में चला जाएगा। दैट इज, इट विल डिपेंड ऑन द अमाउंट। सी, तो सी इज अ पाथ फंक्शन। भाई सी विल बी, मतलब बी को करेंगे और हीट, लेकिन उसने हीट की बात की। हाँ तो ठीक है ना, अपन कहेंगे भाई देख, डेल्टा H इज इक्वल टू क्यू एट कांस्टेंट प्रेशर होता है NCP ड्यूटी। तो अब एक बात बताओ, हीट और एंथैल्पी में क्या डिफरेंस होगा अपन को। हीट मतलब अगर आप इसको टेम्परेचर दोगे तो इसमें सपोज करते हैं 500 जूल्स है टोटल एनर्जी इसकी। इसकी एनर्जी टोटल 500 जूल्स है।
अगर मैं इसे 2 पार्ट में डिवाइड करूँगा तो एनर्जी अलग-अलग हो गया ना? एनर्जी अलग-अलग हो गया, वो पाथ फंक्शन थोड़ी पूछ रहा है। वो तो कह रहा है 2 पार्ट में डिवाइड करो, अगर डिवाइड हो गया तो अलग हो गया। लेकिन टेम्परेचर अगर इस टोटल का 300 डिग्री सेंटीग्रेड है, टेम्परेचर अगर 300 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो डिवाइड करने से ऐसे थोड़ी होगा, इधर का टेम्परेचर अलग हो जाएगा, इधर का टेम्परेचर अलग हो जाएगा, वो तो उतना ही रहेगा, जिससे डेंसिटी होता है, तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगा। अगर डिवाइड करने से एनर्जी डिवाइड हो रही है, इसका मतलब है कि इट इज अ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगा हीट डेंसिटी इंटेंसिव था। मोलर वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल, तो आप उसे डिवाइड कैसे कर सकते हो? भाई अगर आप डिवाइड करोगे तो हाफ मोल हो जाएगा ये, तो अपन कहेंगे फिर मोलर वॉल्यूम नहीं बोलना उसे, क्योंकि हाफ मोल थोड़ी, हम तो 1 मोल ही रखेंगे। अपन कहेंगे डिवाइड करेंगे तो, हाँ तो डिवाइड करके कैसे बता सकता हूँ? क्योंकि फिर हाफ मोल के लिए थोड़ी बताना है। तो वॉल्यूम डिवाइड हो सकता है, तो वॉल्यूम हो सकता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, लेकिन मोलर वॉल्यूम तो हमेशा इंटेंसिव, क्योंकि 1 मोल का ही वॉल्यूम तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। मोलर एंथैल्पी, अगेन इट बिकम्स द मोलर एंथैल्पी। भाई मोलर एंथैल्पी मतलब 1 मोल की ही एंथैल्पी लिखनी पड़ेगी अपन को, बस अपन उसे अमाउंट से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप अमाउंट से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, अपन कहेंगे फिर वो आधा मोल थोड़ी हो जाएगा। भाई डेल्टा एच इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, क्योंकि हमेशा अपन 1 मोल के लिए पढ़ते हैं। 1 मोल का तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मोल के लिए हो जाएगा। तो आप उसे सिर्फ एंथैल्पी बोलोगे। एंथैल्पी इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, लेकिन अगर मोलर वर्ड यूज किया मतलब हमेशा 1 मोल के लिए, तो आधा थोड़ी डिवाइड करके बता सकते, फिर मोलर नहीं रहेगा। तो इट इज अ इंटेंसिव प्रॉपर्टी। विस्कोसिटी, इट इज थिकनेस, वो तो डिपेंड करेगा पार्टी लिक्विड पार्टिकल के आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को अपन विस्कोसिटी कहते हैं। तो लिक्विड का अमाउंट कुछ भी हो, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो विस्कोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वो अपन को पहले से पता है। तो मेरे ख्याल से आपके क्वेश्चंस जो भी आपको चाहिए थे, वो सारे के सारे, डी वाला तो कोई डाउट नहीं था अपन को। एनर्जी की बात करोगे, एनर्जी हमेशा एक्सटेंसिव होगी, ये सब एनर्जी से रिलेटेड थे इसलिए तो एक्सटेंसिव है। फिर A1 A2 बाकी आपके और कोई डाउट नहीं था आपका? बी सी डी ठीक है भाई। वर्क कैलकुलेशन में कोई डाउट नहीं, C1 C2 C3 कोई डाउट नहीं। तो फिर मैं चेक कर लेता हूं, दैट इज पार्ट 2 को। तो पार्ट 2 की बात कर लेते हैं अपन भाई। अब आप पार्ट 2 में पहले आपने पूछा है A345, तो ठीक है अपन 345 फिर कर लेते हैं। अब आपने वापस मुझे वैसे ही क्वेश्चन जैसे उसमें थे, तो ए वाले सेक्शन में तो ऐसे ही क्वेश्चन होंगे भाई, जैसे उसके ए वाले क्वेश्चन में ए सेक्शन में थे। 3 वाले में गिवन है प्रेडिक्ट द टोटल नंबर ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टीज इन दिस। इंटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब मास इंडिपेंडेंट, ठीक है भाई। अब टोटल नंबर की बात करेंगे तो अपन कहेंगे भाई फ्री एनर्जी, एनर्जी तो हमेशा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। क्रिटिकल डेंसिटी, भाई डेंसिटी कोई भी हो, 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा तो डेंसिटी चेंज नहीं होने वाला, चाहे आप कोई भी डेंसिटी हो लो। तो एक हो गया मेरे लिए 2 वाला। विस्कोसिटी तो अभी अभी बताया, फ्री वाला। फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मतलब स्पेसिफिक मतलब 1 ग्राम की हीट कैपेसिटी बतानी पड़ेगी, तो फिर 1 ग्राम होगा तो फिर फिक्स कर दिया ना आपने मास। हीट कैपेसिटी होता तो अमाउंट पे डिपेंड करता, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। मोलर फिर आपने 1 मोल के लिए फिक्स कर दिया उसको। फिर आप बोलोगे काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी तो एनर्जी है ना, वो तो 1 मोल के लिए थोड़ी होता है काइनेटिक एनर्जी, वो तो कितने के मोल के लिए हो सकता है। ये सारे एनर्जीज तो लिखे थे अपन। स्पेसिफिक ग्रेविटी तो डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन है, तो डेंसिटी तो कांस्टेंट ही रहेगा। अगर आप सॉल्यूशन को 2 पार्ट में भी डिवाइड करोगे तो अलग-अलग डेंसिटी थोड़ी हो सकती है, तो स्पेसिफिक डेंसिटी होगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट होता है, तो वाटर अगर अपने पास गिवन है 50 ml, तो जो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, डिवाइड करोगे 2 पार्ट में तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब उसकी पोलैरिटी तो उतनी रहेगी। कौन सा? 8 वाला था। पीएच ऑफ द सॉल्यूशन, पीएच ऑफ द सॉल्यूशन मतलब H प्लस आयन कंसंट्रेशन। तो अपन ऐसे थोड़ी अपन कहेंगे भाई अगर इसको 2 पार्ट में डिवाइड करोगे तो H प्लस आयन थोड़ी चेंज हो जाएगा, कंसंट्रेशन तो कांस्टेंट होता है, तो पीएच विल बी द इंटेंसिव प्रॉपर्टी। कंसंट्रेशन सारे इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना? तो अपन ने बता दिया ये।
फिर A3 हो गया, A4 हो, A4 बताया मैंने ये, चलो A3 बता देता हूँ। In how many cases bodies become hot due to the mechanical energy loss? ठीक है, mechanical energy loss ना, rubbing our hands in for some time. हाँ, एनर्जी लॉस होगा, हीट अप हो जाएंगे, ठीक है। हॉट ड्यू टू द मैकेनिकल एनर्जी लॉस, अपन ने मैकेनिकल एनर्जी किया ना, वर्क डन किया तो हीट अप होंगे, ठीक है। टू व्हीकल कोलाइड्स विद ईच अदर, तो टू व्हीकल कोलाइड विद ईच अदर, हाँ तो कोलाइड करेंगे तो चाहे वो ऐसे कोलाइड करें, अपन ताली बजाएंगे तब भी गर्म होगा, अगर अपन ऐसे ऐसे करेंगे तब भी गर्म होगा, मतलब ऐसे करो तो गर्म हो जाएगा ना उधर, तो वो भी चलेगा। कोलाइड करेंगे तो कैसे भी कोलाइड करें, गर्म तो होंगे। एरोप्लेन क्रैश, हाँ वो क्रैश करेगा तो वैसे भी अपन के पास पार्किंग होता है, ऐसे दिखा है अपने मूवीज वगैरह में। स्लाइडिंग ऑफ फ्लैग ऑन द रूफ, हाँ तो उसमें भी वो गर्म तो होगा ही होगा अगर स्लाइड करेंगे तो। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, नो इट इज नॉट अ मैकेनिकल, मतलब हमने यहाँ पर कोई ऐसा मैकेनिकल एनर्जी थोड़ी किया, ये तो कंडक्शन की वजह से हो रहा है, इट इज नॉट द मैकेनिकल एनर्जी। तो रबिंग वाले जितने भी पार्ट होंगे वो सारे के सारे मैकेनिकल इनटू हीट एनर्जी में कन्वर्ट होंगे, तो मेरे ख्याल से फर्स्ट फोर आर द आंसर फॉर दैट। A5 भी अपन को गिवन है इसमें, A5 है द आइडियल गैस फिल्ड एट अ प्रेशर ऑफ 2 एटमॉस्फेयर एंड, ठीक है, आइडियल गैस फिल्ड एट अ प्रेशर ऑफ 2 एटमॉस्फेयर एंड, एक मेरे पास ये आइडियल गैस है, इसमें 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर है और टेम्परेचर 300 केल्विन है, ठीक है भाई। इन अ बैलून is kept in a vacuum with a large insulated container, अच्छा अब इसमें वैक्यूम में रख देते हैं, in a large insulated container रख दिया भाई। वॉल ऑफ बैलून इज पंक्चर्ड, मैं इसको ना पंक्चर कर देता हूँ, इसको पंक्चर किया तो ऑब्वियसली बात है अपन क्या करेंगे। wall of the balloon is punctured and then the temperature of what will happen, wall of the balloon is punctured, उसमें एक छोटा सा पिन किया, then container टेम्परेचर, तो टेम्परेचर ऑफ द कंटेनर क्या होगा, तो क्या होना चाहिए, ये तो मेरे ख्याल से फिजिक्स का क्वेश्चन है, केमिस्ट्री का तो क्वेश्चन ही नहीं है। तो क्या होगा, अपन कहेंगे भाई देखो, एक बात है आप मुझे ये बता रहे हो इसमें कि अगर मान लो मेरे पास एक वेसल है और उस वेसल के अंदर ये एक तरीके से फ्री एक्सपेंशन की बात कर रहा है, मतलब अगर अपन फ्री एक्सपेंशन की बात करें तो आप मुझसे ये कह रहे हो कि मतलब अपन ये बना लेते हैं ऐसे, हाँ देख, अपन ने लास्ट टाइम वो तो पढ़ा ना, अपन ने आइसोथर्मल प्रोसेस पढ़ा हुआ है, तो चलो आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करते हैं। वो अपन से ये कह रहा है कि मान लेते हैं कि अपने पास यहाँ पर गैस था, अपन आइसोथर्मल प्रोसेस से इसको सॉल्व कर लेंगे, किसी से भी सॉल्व कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अपन से क्या कहा जा रहा है, अपन से कहा जा रहा है कि देख भाई, अगर मान लो आइसोथर्मल प्रोसेस है, क्योंकि अपन ने वो पढ़ा हुआ है इसलिए अपन इसको पढ़ रहे हैं, आइसोथर्मल का मतलब है डेल्टा E इक्वल टू 0। तो अपन क्या करेंगे, इसमें गैस प्रेजेंट है जैसे इसमें प्रेजेंट है और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे गैस प्रेजेंट है, अब अपन यहाँ पर P एक्सटर्नल लिख लेते हैं। अब P एक्सटर्नल 0 है तो अपन कहेंगे W 0 हो गया, क्योंकि W इज इक्वल टू होता है माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। अब अगर मैं इसको ना पंक्चर करूंगा, मतलब एक तरीके से यहाँ गैस को बाहर निकलने देता हूँ, या इसके एक्सपेंशन में वर्क डन की बात करते हैं, बताओ इसका एक्सपेंशन करूंगा तो वर्क डन कितना होगा, वर्क डन कितना 0 होगा, वाइट इज सो। जब बाहर कुछ है ही नहीं तो वर्क डन किसके अगेंस्ट करूं, जब बाहर यहाँ गैस ही नहीं है, एयर है ही नहीं, वैक्यूम है, तो ये बाहर निकलने के लिए कोई वर्क डन थोड़ी होने वाला है, फिर यहाँ पर कोई वर्क डन नहीं, तो वर्क डन क्या हो गया 0। अगर वर्क डन 0 होगा तो क्यू भी 0 हो गया, क्योंकि डेल्टा ई 0। और अगर वर्क डन 0 है तो ऑब्वियस सी बात है, अपन कहेंगे नहीं नहीं ये तो आइसोथर्मल के लिए है, मैं तो इसकी बात कर रहा हूँ, तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, बाहर अगर वैक्यूम है, ये अपन को दे रखा है कि बाहर वैक्यूम है, मतलब देयर इज नो अपोजिंग फोर्स, बाहर कोई अपोजिंग फोर्स नहीं है, तो अपन कहेंगे भाई वर्क डन 0 है, सो डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू के बराबर रहेगा, मतलब जितनी एनर्जी इसकी थी उतने ही रहेगी, देयर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी। जब वर्क डन हो ही नहीं तो टेम्परेचर चेंज कहां करें।
तो अपन क्या करेंगे, पंक्चर करेंगे उसको, तो इट विल द टेम्परेचर ऑफ द कंटेनर विल रिमेन कांस्टेंट बिकॉज देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, वर्क डन होएगी। तो ये पार्ट अपन को आइसोथर्मल में भी अभी डिस्कस करना है, अपन ने लास्ट टाइम डिस्कस नहीं किया है। फ्री एक्सपेंशन और वैसे इंटरमीडिएट एक्सपेंशन तो मैंने पढ़ा दिया था विद ग्राफ, लेकिन कुछ पार्ट अपन लिख सकते हैं, व्हाट इज इंटरमीडिएट एक्सपेंशन, व्हाट इज फ्री एक्सपेंशन। ये फ्री एक्सपेंशन होता है, ये अपन को एक बार डिस्कस करना है। तो अब पहले अपन ये कर ले B5 और फिर मैं फ्री एक्सपेंशन के बारे में आपसे बात करता हूँ। B5 में अपन को गिवन है दैट इज, B5 निकाल देता हूँ भाई, अपन इसको देख लेता हूँ B5 में क्या, ठीक है। अपन को गिवन है वर्क डन है और डेल्टा एच है, दोनों ही चीजें से अपन फैमिलियर हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। पीटी ग्राफ मुझे गिवन है, वाज ऑब्जर्व्ड फॉर अ प्रोसेस ऑफ एन आइडियल गैस, ठीक है। तो अपने पास ना प्रेशर और टेम्परेचर का ग्राफ गिवन है, यहाँ पर प्रेशर है, इधर टेम्परेचर का ग्राफ गिवन है, और जो ग्राफ अपन को गिवन है वो ऐसे गिवन है, ऐसे गिवन है। तो अपन कहेंगे देखो भाई, एक तरीके से इसमें जो अपन चेक कर रहे हैं ना, वो अपन बता सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से ना प्रेशर इज कांस्टेंट, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से प्रेशर कांस्टेंट रह रहा है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से अगर प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, तो टेम्परेचर बढ़ रहा है लेकिन प्रेशर ऑलमोस्ट कांस्टेंट रह रहा है, तो अपन कहेंगे देखो टेम्परेचर बढ़ा रहे हो A to B, यहाँ A से B तक आपने टेम्परेचर बढ़ाया, तो ये तो पक्का हो गया कि टेम्परेचर अगर बढ़ा रहे हो तो एंडोथर्मिक प्रोसेस है A to B। सो मुझे यहाँ पर ये पता चल गया कि अगर टेम्परेचर बढ़ाने से A से B तक जा रहे हो, इसका मतलब है डेल्टा H जो होगा वो आपका पॉजिटिव होगा, ये एंडोथर्मिक है, ये तो अपन को पता चल गया। अब उसमें अपन को एक तो डेल्टा एच बताना था, दूसरा अपन को वर्क डन बताना था। अब अपन वर्क डन की बात करेंगे। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे ना और प्रेशर कांस्टेंट, तो टेम्परेचर बढ़ाने से V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। तो वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो मैं इसको वॉल्यूम A ले लेता हूं, इसको वॉल्यूम B ले लेता हूं, इसको ना फाइनल वॉल्यूम अपना जो V2 और V1 लेते हैं ना अपन, वो कर लेंगे। मैंने कहा था ना कि अपन फाइनल वॉल्यूम हमेशा V2 लिया करेंगे, वो जल्दी लिखने की आदत होती है। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, वो फाइनल वॉल्यूम है तो वर्क डन तो अपन ने लिखा हुआ है माइनस पी एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1 होता है अपना, और V1 अपना बड़ा है V2 से, मतलब वर्क डन अपना नेगेटिव आने वाला है। तो वर्क डन अपने पास नेगेटिव आ गया और डेल्टा एच अपने पास पॉजिटिव आ गया। तो ग्राफ को ऑब्जर्व करके ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और इसी टाइप से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम मेंस में, जेई राइट ना, मेंस में भी और जेई एडवांस में भी इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, ये हो गया भाई आपका क्वेश्चन। अब बताओ C1 और C3 भी है, चलो C1 और C3 चेक कर लेते हैं। वर्क कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं अपन ने, वैसे अब तक सिर्फ आइसोथर्मल वाला पार्ट पढ़ा हुआ है, अगर उसके अलावा कुछ और क्वेश्चन होगा तो फिर मैं नहीं बताऊंगा, उसको अपन थोड़ी देर बाद फिर डिस्कस करेंगे, जब अपन पढ़ लेंगे तभी अपन डिस्कस करेंगे। तो वर्क कैलकुलेशन में अपन ने सिर्फ आइसोथर्मल पढ़ा हुआ है अब तक। तो C1 में थर्मोडायनेमिक सिस्टम गोज फ्रॉम PV टू P2V2, ठीक है। अपन एक स्टेट है अपने पास, स्टेट 1 है, और सेकंड स्टेट में वो कह रहा है कि भाई P1V1 टू P2V2, ठीक है। तो द वर्क डन इन द टू केसेस विल बी, ठीक है। वो कह रहा है कि मैं एक स्टेज 1 है, एक स्टेज है 1 और ये स्टेज है 2, ठीक है ना। तो थोड़ा सा अपन ऐसे लिख देंगे भाई, इसमें ये कह रहा है कि P1V है और इधर मेरे पास है 2P1 एंड V, तो यहां पर आप V को कांस्टेंट रख रहे हो, है ना। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, आप अगर वर्क डन की बात करोगे तो आपने कहा कि मेरे पास प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन है, वॉल्यूम को आप कांस्टेंट रखना चाहते हैं और प्रेशर को आप बढ़ाना चाहते हैं। तो मान लेते हैं कि ये P1 है मेरे पास, यहाँ पर 2P है मेरे पास, 2P1 किया आपने एक स्टेज से दूसरे स्टेज तक, और वॉल्यूम कांस्टेंट रखना चाहते हैं तो वॉल्यूम मैंने कांस्टेंट कर लिया। तो वर्क डन क्या होगा, अपन कहेंगे जब वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ तो वर्क डन कैसे हो सकता है इसमें, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1 होता है। जब वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ तो वर्क डन 0 है उसमें, है ना। किसी भी ग्राफ में, जब कोई भी ग्राफ अपन बनाएंगे ना ऐसे, और अगर उसमें ऐसे ग्राफ गिवन है, पीवी ग्राफ है
और इसमें अगर अपन ने ए बी सी डी लिखा हुआ है तो वो कहेंगे ए से बी में जाओ, बी से सी में जाओ, सी से डी में आओ, फिर डी से ए पे आ गए। दैट्स अ साइक्लिक प्रोसेस। अपन से कहेंगे अपन को पहले से पता है कि डी से ए में और बी से सी में वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, तो वर्क डन क्या रहा होगा, 0 रहा होगा। हमें सिर्फ वर्क डन कैलकुलेट करना है ए से बी में, लेकिन उस टाइम एक्सटर्नल प्रेशर ये रहेगा, और सी से डी में वो कंप्रेशन, लेकिन एक्सटर्नल प्रेशर ये रहेगा। उस टाइप से अपन कैलकुलेट करते हैं अपने कैलकुलेशन सारे। तो वहां तो अपन को पता चल गया। अब एक और पार्ट था जिसमें इसमें तो वर्क डन 0 हो गया, अपन ने बता दिया। तो एक पार्ट तो ये गिवन था, दूसरा पार्ट अपन को गिवन था कि स्टेज 1 है मेरे पास, और इस केस में आप P1 V1 इनिशियल स्टेज पे है, और इससे स्टेज 2 की बात कर लेते हैं। जब आप स्टेज 2 की बात करोगे तो इसमें अपन ने कहा भाई P, अब आपने P कांस्टेंट रखा, इसमें P और V1 था, इसमें P और V1 था, और इसमें P और 2V1 है। तो अपन कहेंगे देख भाई, इसमें अगर वर्क डन कैलकुलेट करूंगा तो फिर मैं ऐसे करूंगा, इसमें P आपने कांस्टेंट रखा हुआ है, इधर वॉल्यूम V1 था और इधर वॉल्यूम V2 है, 2V1 हो गया V2। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, इस प्रेशर पे आपने क्या किया, ये अपने लिए P गिवन है प्रेशर। हाँ, तो अपन कहेंगे वॉल्यूम, ये वाला वर्क डन तो होगा ना फिर अपने लिए, ये तो वर्क डन होगा, तो वर्क डन लिखेंगे अपन, माइनस P एक्सटर्नल P हो गया अपने लिए, और वर्क डन यहां से यहां ना, तो वॉल्यूम V2 हो गया ट्वाइस ऑफ V1 माइनस V1 हो जाएगा, ये अपना वर्क डन हो जाएगा। तो अपन बता देंगे वर्क डन दैट कम्स आउट टू बी माइनस P V1 हो गया, तो एक 0 हो जाएगा और एक माइनस P V1 हो जाएगा, तो वो अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब 3 की बात कर लेते हैं अपन, थर्ड वाले में क्या करना है अपन को, तो थर्ड वाले में कैलकुलेट कर लेते हैं। थर्ड वाले टाइप के क्वेश्चन अभी अपन ने किए नहीं एक्चुअली वो आज अपन को करने हैं उस टाइप के क्वेश्चन। तो अगर वैसे पीवी ग्राफ है, अपन को कैलकुलेशन करने हैं, अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे कैलकुलेशन में, पीवी डायग्राम में, है ना, कि अपन को वर्क डन अगर कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करने होंगे वो अपन कैलकुलेट करके बता सकते हैं। तो C3 वाले टाइप के क्वेश्चन ना पहले अपन थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे, उसके बाद फिर अपन उसे कर सकते हैं। ठीक है ना, तो अपन ऐसे चेक कर सकते हैं। क्रो भी अपन को बहुत परेशान करता है, कितने सारे क्लासेस होते हैं फिर भी वो बहुत परेशान करता है। वैसे मैं ऑफलाइन क्लासेस करने वाला हूँ, मैं ना पनवेल ही शिफ्ट होने वाला हूँ, कि बच्चों को तो यहाँ बुला नहीं सकता, मैं खुद ही चला जाता हूँ। मैं कल गया था पनवेल, और मैं थोड़ा सा वहाँ फ्लैट व्लैट देख के आया, मतलब तो मैं शायद शिफ्ट हो जाऊंगा फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में, तो पनवेल शिफ्ट होने वाला हूँ। पढ़ाया होगा, क्रो ने इतना पढ़ाया होगा कि IIT निकलने लायक हो गया होगा, रोज आके बैठ जाता है, परेशान किया उसने। लेकिन अब मैं पनवेल ही शिफ्ट होने वाला हूँ, कल मैं गया था देख के आया, फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में शिफ्ट हो जाऊंगा। हाँ बिल्कुल, ऑफलाइन मतलब पक्का हो जाएगा, क्यों, ऑब्वियस सी बात है। अच्छा, मैं मतलब वहां गया था ना, तो मुझे जो एक पार्ट लगा ना, तो मैं ऐसे थोड़ा ओपन ओपन एरिया में ना, मैं वहां पर गया था, ये था ना बालाजी सिंफनी, मुझे उधर ना पूरा खुला एरिया ठीक लगा वो, कि अगर नहीं भी खुलता है, ओपन नहीं होता ना, अगर ये, तो हम लोग आराम से वहां पढ़ सकते हैं। उनका जो कंपाउंड है ना, वो कुछ कुछ बच्चे वहां रहते भी हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं ना, उन बच्चों के पास मतलब कुछ अपन फ्रेंड सर्कल बना लेंगे, कि कुछ बच्चे उनके घर जाएंगे और कुछ बच्चे मेरे पास आ जाएंगे। तो ठीक है, अपने पास वहां बड़ा सा है, तो वहां जाके अपन मतलब आराम से पढ़ सकते हैं। नहीं है पानी का प्रॉब्लम, अब ठीक हो गया, मैंने पता लग किया था, वहां गया था, वहां मैं गया था तो मैंने ये पूछा था कि पानी का प्रॉब्लम है क्या वहां, तो कि उनका कहना है कि जब तक उनका कंस्ट्रक्शन चल रहा है एक और टावर का, तो वो 2-3 साल तक चलेगा, तो पानी का प्रॉब्लम तब तक तो 100% नहीं होगा, और तब तक हम लोग, हमारा काम ही हो जाएगा, हम लोग वापस आ जाएंगे, फिर वापस शिफ्ट हो जाएंगे, उसमें क्या है ना। तो बस इसलिए ना, कि अगर ऑनलाइन थोड़ा सा और चला तो फिर अपने लिए प्रॉब्लम, और अगर वहां पर फ्रेंड्स रहते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है। मैं कल गया था देखने के लिए, तो मुझे ठीक ही लगा वो, मतलब खराब नहीं था, मतलब मेरा रहने का वो नहीं था कि वहां रहेंगे रहेंगे, मुझे बाकी जगह भी और भी गया मैं, लेकिन वो इसलिए पसंद आया कि अगर बच्चे मतलब नहीं हुआ, ओपन नहीं हुआ, तो हम लोग पढ़ सकते हैं वहाँ, उनके ही पार्क में बैठ के पढ़ेंगे ना, क्या प्रॉब्लम।
हाँ, ऑनलाइन डिफिकल्ट हो गया, प्रॉब्लम तो यही है ना, क्योंकि बच्चे मतलब उतना उसको आउटपुट नहीं आ रहा। फिर क्या ना कि एक और बात है कि मतलब तुम लोगों का तो सॉल्व हो जाएगा। फिर चर्च गेट में मैं कुछ ऐसे करूँगा कि चर्च गेट में ना आइदर इट विल बी लाइक दैट कि जब भी लॉकडाउन खुले आप मेरिन जैसे रिपीटर्स वाले बच्चे थे जो कुछ चर्च गेट के, वो तो कहने लगे सर आप मेरीन लाइन घूमने आओ ना, या हम लोगों के घर ही आ जाओ। तो किसी एक के घर चलते हैं और वहाँ बैठ के आराम से पढ़ते हैं, है ना? और ऑनलाइन में प्रॉब्लम तो हो रहा है, तो उन लोगों का तो ये था आप मेरीन लाइन्स ही आ जाओ घूमने, हम लोग वहीं बैठ के ही पढ़ लेंगे। आप आ तो जाओ बस। तो मुझे लग रहा है कि अपन ना थोड़ा-सा अगर अपन वो करें ना कि अगर वहीं शिफ्ट हो जाते हैं तो मुझे लगता है कि वो ईज़ी रहेगा, है ना? क्योंकि ऑनलाइन में उतना इफेक्टिव नहीं होगा। अच्छा ऑनलाइन पढ़ने के बाद अगर ऑफलाइन डाउट भी बता दिए जाएँ, बट ऑफलाइन डाउट कैसे? मतलब 3-4 घंटे बैठो आप, मतलब एक बच्चे को 1 घंटे तो देना पड़ेगा, तो फिर हो जाएगा, वरना हम प्रॉब्लम में अपन बहुत प्रॉब्लम में। तो मैं तो वहीं शिफ्ट होने वाला हूँ। मैंने मन बना लिया कि भई मैं मतलब ना क्योंकि ये ऑनलाइन पढ़ा के मुझे मज़ा नहीं आ रहा। बहुत हो गया ना 1 साल हो गया, परेशान हो गया ऑनलाइन पढ़ा-पढ़ा, है ना? ऑनलाइन में उतना आउटपुट नहीं आता। मतलब पढ़ाते जाता है, आउटपुट कम आता है और इससे भी भाग जाऊँगा मैं, ये काएँ-काएँ करता रहता है पूरे टाइम, है ना? जब भी क्लास लो आके बैठ जाएगा। हाँ, ऑफलाइन चाहिए अपन को बेटा, अपन भी मतलब मैं भी चाहता हूँ कि अपन ऑफलाइन कर लेते हैं, है ना? ऑफलाइन में थोड़ा ठीक रहेगा, है ना? तो अपन ऑफलाइन शुरू करने वाला हूँ। तो अब देखना जैसे अपन को मान लो ये टोटल वर्क डन भी कैलकुलेट अब मैं इसको टोटल वर्क डन में क्या एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद फिर अपन C3 फिर अपने आप ही कर लोगे, मुझसे पूछोगे भी नहीं फिर तो आप। तो 1-2 क्वेश्चन अपन आज करेंगे इसमें, तो इस टाइप के क्वेश्चन्स थोड़े करेंगे अपन, थोड़ा-सा पढ़ेंगे। तो इस क्वेश्चन को आज के बाद मतलब नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं आप। क्योंकि मैं बता दूँगा फिर इस टाइप के क्वेश्चन्स पर प्रैक्टिस करने का कोई मतलब नहीं रहेगा और बड़े ईज़ी होते हैं। तो फिजिक्स में ये एरिया कैलकुलेशन करना है मुझे बस। मतलब मुझे जो कैलकुलेट करना है ना, इसमें वो थोड़ा-सा पार्ट तो उसमें क्या करना पड़ेगा ना अपन को जो ग्राफ गिवन है ना, देख जैसे इसमें एरिया कैलकुलेट कर दिया ना अपन ने, क्या किया आपने? प्रेशर को मल्टीप्लाई कर दिया वॉल्यूम चेंज से। तो उधर अपन को जो ग्राफ गिवन है ना, पीवी ग्राफ ऐसे गिवन है अपन को, ऐसे गिवन है। तो मुझे पता क्या कैलकुलेट करना है उसमें। उसमें ये टोटल एरिया कैलकुलेट करके बताना कि व्हाट इज़ द एरिया ऑफ ए, बी एंड सी ये कैलकुलेट करके बताना है। तो वो तो दिख रहा है अपन को। ये प्रेशर P1 ले लेता हूँ और ये 6 P1 है। ये वॉल्यूम V1 ले लेता हूँ और ये V1 है और ये 3 V1 है। तो ठीक है, अपन क्या करेंगे? अपन कहेंगे भाई ये पूरा एरिया कैलकुलेट कर लेता हूँ और डिवाइड बाय 2 कर दूँगा तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल आ जाएगा। ये एरिया कितना होगा? इसका डिफरेंस 2V1 है और ये 5V1 है और उसका आधा कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये वाला एरिया कितना आ जाएगा? अपन ने ये डिफरेंस ले लिया ना, तो अपन को सिर्फ ये वाला एरिया कैलकुलेट करना है ना, तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल कैलकुलेट करना है अपन को, वो वर्क डन है। ठीक है ना? तो अपन ये एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं, ये बड़ा ईज़ी होगा अपने लिए कैलकुलेट करना क्योंकि इनका डिफरेंस और इनका डिफरेंस लेके ये वाला एरिया कैलकुलेट करते हैं, उसका आधा कर देते हैं, हमारा आंसर आ गया, वो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल कैलकुलेट कर लिया था। तो दैट इज़ मतलब मेरे ख्याल से फिर अपना अब अपन को क्या बताना था अपन को? इस वाले में तो वर्क डन 0 था, तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ही कैलकुलेट करके बता दिया। ये लो वर्क डन। तो उसमें अपन को गिवन था, मुझे लगता है अपना सबका आंसर आ गया। उसमें कुछ था ही नहीं कैलकुलेशन। ठीक है ना? इसलिए मैं कह रहा था पहले इस टाइप के और थोड़े और अच्छे क्वेश्चन करके फिर अपन उसको करेंगे। तो अब ये तो बता ही दिया मैंने कैसे कैलकुलेट करना है, एरिया ही कैलकुलेट करना होता है, बस। और फिजिक्स का थर्मोडायनामिक्स वही होता है एरिया कैलकुलेट करने वाला और कुछ भी नहीं होता उसमें। तो अब आप सेक्शन कर सकते हो, सेक्शन डी कर सकते हो और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स वो अपन पढ़ चुके हैं, वो भी कर सकते हो आप। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स भी कर सकते हो। फिर देखते हैं अपन आइसोथर्मल ये सारे प्रोसेस जो करने हैं ना अपन को, वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं वो देख लेते हैं अपन, हैं? पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस वगैरह, पॉलीट्रॉपिक भी दे रखा है बट चलेगा अपन कैलकुलेट करेंगे। तो मैं शुरू करता हूँ फिर।
आज शुरू करते हैं अपना ऐसे। तो एक तो था मतलब जैसे मैं बता रहा था, वो आइसोथर्मल प्रोसेस पढ़ रहे थे अपन लास्ट ईयर। तो एक तो आइसोथर्मल प्रोसेस में अपन पढ़ेंगे फ्री एक्सपेंशन वाली बात, जो मैं कर रहा था वो फ्री एक्सपेंशन वाली बात करते हैं, ठीक है ना। तो चलो शुरू कर लेते हैं ना। तो फ्री एक्सपेंशन की बात करेंगे अगर अपन। तो एक तो होता है भाई आइसोथर्मल फ्री एक्सपेंशन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। अब अगर फ्री एक्सपेंशन फॉर आइसोथर्मल, अब आपने अभी क्वेश्चंस जो मैंने सॉल्व करके दिखाए ना, उसमें आपने एक बात देखा, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन में फॉर्मूले यूज, हमें थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना होता है कि भाई कांस्टेंट प्रेशर है, टेम्परेचर चेंज कर रहे हो तो किस टाइप से ग्राफ होंगे। वो ग्राफ वैसे मैथ्स में और मैथमेटिकल टूल्स में आप काफी सारे फिजिक्स में पढ़ लेते हो ऑलरेडी, है ना। अच्छा, मुझे एक और बात बोलना था तुम्हारे से, पता क्या, जो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस आए हुए हैं ना मेंस में, लास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस है ना मेंस में, वो चैप्टर वाइज क्वेश्चंस का एक बुकलेट आता है और उससे कंसेप्ट के बहुत रिपीटिशन होता है, बहुत ज्यादा रिपीटिशन होता है। तो वो चैप्टर वाइज बुकलेट जो आता है ना मेंस का, नहीं जरूरी नहीं अपन को अरिहंत का लेना है, मैं तो तुमको ऑनलाइन भेज देता हूँ, ठीक है ना, मैं तुम्हें ऑनलाइन भेज देता हूँ। तो जो भी चैप्टर अपन कंप्लीट करेंगे ना, जैसे 11th के भी जो भी चैप्टर अपन ने कंप्लीट कर डाले हैं वो पीडीएफ में है मेरे पास। तो वो सारे चैप्टर के आप फिर से एक बार शुरू कर लो, सॉल्व करना शुरू कर दो, और जैसे ही आपके एग्जाम होंगे उसके बाद अपन मतलब या तो अपन कोई डेट डिसाइड कर लेंगे जिसमें कम से कम 2 चैप्टर्स अपन डिस्कस कर सकते हैं। रिवीजन करके भी अपन कर सकते हैं कि पहले रिवीजन कर लेते हैं फिर उसके बाद वो क्वेश्चन करते हैं, चलेगा, चलेगा, वो भी कर सकते हैं, है ना, रिवीजन करके भी कर सकते हैं, क्योंकि रिवाइज करके तो अपन को वो करने हैं ना, डीपीपीस करने हैं रिवाइज करके। अभी डीएवी का नहीं पता कब शुरू होगा एग्जाम, तो ठीक है, ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का अपन एग्जाम थोड़ा खत्म होने दो फिर उसके बाद अपन शुरू कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम तो शुरू होंगे डीएवी के तो भी थोड़ा सा क्लासेस, नंबर ऑफ क्लासेस थोड़े से कम होंगे, फिर किसी और के एग्जाम शुरू होंगे तब भी नंबर ऑफ क्लासेस अपन को थोड़े से कम करने पड़ेंगे। तो अभी अपन शुरू कर लेते हैं। मैं फ्री एक्सपेंशन की बात कर रहा था फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। देखो, फ्री एक्सपेंशन का मतलब है कि एक्सपेंशन इन वैक्यूम, इट मींस एक्सपेंशन इन वैक्यूम, वैक्यूम में फिर एक्सपेंशन, तो ठीक है ना। अगर एक्सपेंशन इन वैक्यूम होगा तो वैक्यूम में प्रेशर तो जीरो होता है, P external is zero, therefore work done is zero. So वर्क जीरो हो जाएगा। अब आइसोथर्मल है तो डेल्टा ई तो जीरो है, तो क्यू भी जीरो हो गया। आइसोथर्मल के लिए डेल्टा एच तो जीरो होता ही है, डेल्टा एच तो जीरो होता ही है, तो इसमें तो सब कुछ जीरो हो गया। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हीट कैपेसिटी का वैल्यू क्या होगा, सी का वैल्यू क्या होना चाहिए, क्या लिखेंगे अपन, तो अपन कहेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए सी क्या होना चाहिए, क्या लिखेंगे अपन, तो अपन कहेंगे सी मतलब हीट कैपेसिटी ना, और हीट कैपेसिटी होता है द टेम्परेचर, द हीट गिवन टू द सिस्टम सो दैट इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेस बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन, डिफरेंस है ना, इंक्रीज करना है। तो अपन कहेंगे एक बार बताओ, अगर आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर चेंज ही कैसे हो सकता है, अब कितना भी हीट दो हमें तो कांस्टेंट रखना है, इसका मतलब है हीट कैपेसिटी का वैल्यू फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस अपन इंफिनिटी बताएंगे ना अपन, तो कितना भी हीट दो कांस्टेंट ही रहेगा, राइट ना। एक तरीके से ये हो गया ना, C इज इक्वल टू क्यू बाय डेल्टा टी। अब ये डेल्टा टी तो जीरो ही रहेगा हमेशा, वो तो चेंज हो ही नहीं सकता, इट्स कांस्टेंट, है ना। तो वो फिर आप कितना भी हीट दो इसको, कितना भी कुछ भी करो, ये चेंज होने वाला नहीं।
तो ठीक है भाई, फिर तो हीट कैपेसिटी उसकी चेंज होने वाली नहीं है, कितना भी आप हीट देते रहो हमें फर्क नहीं पड़ता, अपन उस टेक्स्ट से बता, ठीक है। तो फ्री एक्सपेंशन में सब जीरो था। इंटरमीडिएट एक्सपेंशन की बात करते हैं। अभी इंटरमीडिएट एक्सपेंशन ना, एक्सपेंशन वैसे तो मैं आपको पहले बता चुका हूं इंटरमीडिएट एक्सपेंशन कैसे, मतलब एक एक्सटर्नल प्रेशर होता है, एक इंटरमीडिएट प्रेशर होता है। तो उसको अपन ग्राफ में देख लें तो और भी अच्छा होगा। मान लो पीवी ग्राफ, और इंटरमीडिएट एक्सपेंशन का मतलब है मेरे पास एक स्टेज 1 था, इसमें मुझे पी और वी गिवन है, मतलब मुझे ऐसे प्रेशर गिवन है, P1 गिवन है, और इधर V1 मुझे गिवन है। एक्सपेंशन की बात कर लेते हैं, कंप्रेशन आपको पता है कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अगर मान लो मैं P1 V1 से इसका एक्सपेंशन करता हूं P2 V2, ये स्टेज 2, तो मैं इसका एक्सपेंशन करूंगा P दैट इज P2 V2 का, तो अपन कहेंगे ठीक है ना, आप एक्सपेंशन करो, इफ इट इज अ इररिवर्सिबल प्रोसेस तो अपन कहेंगे P1 से एक्सपेंशन हुआ, P2 तक एक्सपेंशन करोगे। इफ इट इज अ इररिवर्सिबल प्रोसेस अपन को पता है, या रिवर्सिबल प्रोसेस है तो भी अपन को पता है रिवर्सिबल होगा तो कैसे इंटीग्रेट करना है, वो गो क्वेश्चन में गिवन होगा। अब अपन क्या करेंगे, दिस इज P एक्सटर्नल, P2 अपन को गिवन है, दिस इज P एक्सटर्नल इज इक्वल टू P2, ये अपन को गिवन है। लेकिन मैं चाहता हूं कि एक बार मतलब पहले इसको 2 स्टेप्स में करें, इसका एक्सपेंशन 2 स्टेप में करो। तो अगर मैं 2 स्टेप में करूंगा तो मुझे एक इंटरमीडिएट प्रेशर भी मिलेगा और वॉल्यूम भी इंटरमीडिएट मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो अपन कहेंगे ठीक है, अगर मैंने इररिवर्सिबल प्रोसेस इनटू इररिवर्सिबल प्रोसेस है, इररिवर्सिबल गिवन है अपन को, वरना अपन रिवर्सिबल भी अज्यूम कर सकते हैं, भाई ये तो हमारी मर्जी। जैसे मैंने लास्ट में आपको ग्राफ बताए थे कि एक बार रिवर्सिबल हो सकता है फिर इररिवर्सिबल, या दोनों इररिवर्सिबल हो सकते हैं, मैंने लास्ट में आपको ग्राफ में बताया। तो अगर इररिवर्सिबल प्रोसेस है तो मुझे पता है कि दिस इज P2 दैट इज अ P एक्सटर्नल, और P एक्सटर्नल होगा तो यहां तक आपको V2 तक उसे एक्सपेंशन करना है। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, मैंने इसको ना 2 स्टेप में एक्सपेंशन किया, ये P एक्सटर्नल था इसका। लेकिन मैंने क्या किया, एक बार इसको इंटरमीडिएट प्रेशर, मतलब एक तरीके से अब आप मुझे ये बता रहे हो कि आप एक्सपेंशन तो करने वाले हो, ये गैस है अपने पास और आप एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, तो आप ये बताने वाले हो कि ये ब्लॉक 1 है और ये ब्लॉक 2 है, मतलब आपने 2 ब्लॉक रखे हैं। एक बार आप एक ब्लॉक को हटाओगे तो एक एक्सपेंशन होगा, और वो सडन एक्सपेंशन होगा क्योंकि आप पूरा ब्लॉक हटा रहे हैं। तो उस ब्लॉक को हटाने से मुझे एक इंटरमीडिएट प्रेशर मिलेगा, एंड दैट इंटरमीडिएट प्रेशर सपोज इसको इस वॉल्यूम तक लेके जाता है, दैट इज इंटरमीडिएट वॉल्यूम, मैं इसको VI लिख लूं। तो अगर इस प्रेशर तक जाएगा तो अपन कहेंगे ठीक है, फिर कोई बात नहीं, अपन को पता है, एक बार ये प्रेशर कैलकुलेट कर लेता हूं, वर्क डन, और एक बार ये वर्क डन कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये तो आपने बता रखा था मुझे कि कैसे हमें इंटरमीडिएट एक्सपेंशन करना होगा। तो अपन कहेंगे ये वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, तो अपन कहेंगे ये W1 हो गया और ये W2 हो जाएगा। W1 कितना होगा, तो अपन कहेंगे भाई W1 विल बी इक्वल टू P एक्सटर्नल, उसके लिए PI होगा, और वॉल्यूम चेंज अपन कहेंगे फाइनल वॉल्यूम विल बी VI माइनस V1 हो जाएगा, ये W1 है। और W2 क्या होगा, तो अपन कहेंगे उसका एक्सटर्नल प्रेशर कितना अज्यूम करना पड़ेगा, वो तो अपन को P2 लेना पड़ेगा, और V2 माइनस VI के होगा, तो ये W2 हो जाएगा। व्हाट विल बी द टोटल वर्क डन, तो अपन कहेंगे भाई टोटल वर्क डन इन दोनों का सम हो जाएगा। और अगर मैं इस एक्सपेंशन को जो आपने 2 स्टेप में किया है n स्टेप में कर दूं, तो अपन कहेंगे n स्टेप का मतलब हो गया कि यहां से पहले थोड़ा सा एक्सपेंशन किया, इधर आ गया, फिर थोड़ा किया, इधर आ गया। तो ऐसे छोटे छोटे पार्ट में अगर अपन करेंगे तो वो फाइनल वॉल्यूम तक क्या, उसी को तो इंटीग्रेट किया था आपने। आप जितना ज्यादा नंबर ऑफ स्टेप में वर्क डन करोगे उतना ज्यादा वर्क डन होगा। तभी तो अपन ने लिखा था कि भाई रिवर्सिबल में ऐसे कर लिया था अपन ने, ये वाले पार्ट को भी कैलकुलेट किया, यहां से इंटीग्रेट किया था। तो अभी आपने 2 स्टेप में किया, अगर एक ही स्टेप का एक्सपेंशन होता तो फिर अपन ये वाले ब्लॉक को कैलकुलेट नहीं कर पाते। अगर सिर्फ फाइनल वॉल्यूम ये होता और एक ही स्टेप में अगर होता तो फिर इस वाले पार्ट को कैलकुलेट नहीं। अभी आपने 2 स्टेप, जितने ज्यादा स्टेप, सपोज करते हैं अपन ने एक और स्टेप बढ़ाया तो अपन ने कैसे कर लिया, तो यहां थोड़ा और बढ़ जाएगा। तो एज द नंबर ऑफ स्टेप्स इंक्रीजेस
तो अपन कहेंगे वर्क डन भी इंक्रीज होगा। तो ये आपका इंटरमीडिएट एक्सपेंशन होता है कि व्हाट विल बी द इंटरमीडिएट एक्सपेंशन। तो यहां पर पी एक्सटर्नल जो होगा इंटरमीडिएट में, दैट विल बी नॉट द एक्सटर्नल प्रेशर परसेंट, वो एक दूसरा प्रेशर होगा, क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर तो तब होगा जब आप दोनों ब्लॉक्स को हटा दोगे, तो एक्सटर्नल प्रेशर का एक्सपेंशन कहलाएगा, तब हम उसे कहेंगे दैट इज एक्सटेंशन, एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर एक्सपेंशन होगा। तो P2 का वैल्यू प्रेशर एक्सटर्नल के बराबर तब होगा जब अपन कंप्लीट एक्सपेंशन करेंगे। इस टाइप से क्वेश्चन अपन से इंटरमीडिएट एक्सपेंशन में पूछ सकते हैं। लास्ट टाइम अपन ने पढ़ा था कि एक स्टेप को आप रिवर्सिबल कर लो, एक को इरिवर्सिबल कर लो, तब भी अपन कैलकुलेट कर लेंगे, 2 स्टेप में वर्क डन करते हैं। सो वो डिपेंड करता है कि अपन कैसे किस टाइप से उस प्रोसेस को कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये अपना आइसोथर्मल प्रोसेस था। इसमें पहले अपन एक दो क्वेश्चंस भी कर सकते हैं अपन। मैं आपको एक क्वेश्चन लिख देता हूं, आप उसमें वर्क डन कैलकुलेट करके मुझे बताना कैसे अपन को बताना है वर्क डन कैलकुलेट करके। अब ये वाला पार्ट तो अपन को पता है, लास्ट टाइम मैंने आपको ये सब बताया था, लास्ट टाइम भी बताया था, बट मैंने लिखा नहीं था कि वो इंटरमीडिएट एक्सपेंशन है। तो अगर कभी वो इंटरमीडिएट एक्सपेंशन या एक्सपेंशन इन वैक्यूम टाइप ऐसे कुछ होगा, बट एक बात ध्यान रखना, जब भी बाहर वैक्यूम है और अगर एक्सपेंशन होगा तो डेल्टा टी हमेशा कांस्टेंट रहेगा। वो तो अभी अपन ने क्वेश्चन में भी देखा, वो अपन ने क्वेश्चन में भी देखा है ना। तो कि भाई अगर बाहर वैक्यूम होगा तो एक्सपेंशन से टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ठीक है, विल राइट दैट, क्योंकि वर्क डन नहीं होगा ना अगर बाहर कांस्टेंट, अगर बाहर वैक्यूम होगा तो मतलब वर्क डन तो अपन तभी कैलकुलेट कर सकते हैं जब अपोजिंग फोर्स प्रेजेंट, राइट। तो अपन कुछ एक दो क्वेश्चंस करते हैं, फिर अपन एडियाबैटिक में कैलकुलेट करेंगे, राइट। तो चलो एक क्वेश्चन लिखते हैं, मैं आपका क्वेश्चन लिख रहा हूँ, थोड़ा सा ग्राफ वगैरह बना दूंगा क्वेश्चन में, ताकि अपन को ग्राफ से कैलकुलेशन कर लें और फिर आइसोथर्मल के एक दो क्वेश्चन भी कर लें। तो मैं ग्राफ से एक दो क्वेश्चन लिख देता हूँ, मेरे पास गिवन है इन अ फिगर, एक फिगर बना रहा हूं मैं, पहले फिगर बना लेते हैं फिर उसके बाद कैलकुलेट कर लेते हैं। ये पीवी बनाने वाला हूँ, पीवी ले लेता हूँ। वॉल्यूम को मैं मीटर क्यूब में लेने वाला हूँ, दैट इज फ्रॉम 2 to 6 कर देता हूँ, और प्रेशर को मैं ले लेता हूँ, दैट इज 5, 10, 15 कर लेता हूँ, 15 और 5, और यहां पर मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, ये मुझे गिवन है ऐसे, ये मुझे गिवन, ठीक है ना, ऐसे एक ग्राफ। बाकी सब आपको देखना कैसे क्या करना है, और मुझे एबीसी ऐसे, ये ए टू बी, बी टू सी और ए टू सी भी लिखा है। बाकी वैसे मैंने आपको आइडिया दिया था कैसे कैलकुलेट करते हैं वर्क डन अभी थोड़ी देर पहले, क्योंकि अपन को ये साफ साफ दिख रहा है ऐसे, आप यहाँ पर 6 लिख रहे हो, आपने ऐसे भी बना सकते हैं, तो वो सारा पार्ट एरिया आपको दिख रहा है। प्रेशर मैंने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये प्रेशर, राइट। अब मैं आपको क्वेश्चन बोलता हूं, आप क्वेश्चन को लिख लो, कंप्लीट कर लो, मैंने ग्राफ बना दिया है, आप ग्राफ से कैलकुलेशन मुझे करके बताना। An ideal gas changes from state an ideal gas changes its state from A to C by 2 paths, एक तो ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। Ideal gas changes its state by from A to C by 2 path, एक ये पाथ हो गया, एक ये पाथ हो गया, ठीक है। तो एक अपन क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड पाथ, अपन को एक पाथ कैलकुलेट करना है, फाइंड पाथ along which work done is least, along which work done is least, along which work done is least। दूसरा अपन को कैलकुलेट करना है the internal energy of a gas at A is 10, internal energy
of gas at A is 10 joules. ठीक है? And the amount of heat supplied to change its state and amount of heat supplied. वैसे तो मैं बोल रहा था कि मैं मतलब डिक्टेट करता हूं, बट लिख देता हूं. To change its state, है ना? To change its state, to see through AC. ठीक है ना? Through AC is 200 joules. ये क्यों? Calculate the internal energy at C. Calculate internal energy at C. एक तो ये कैलकुलेट, और थर्ड अपन को कैलकुलेट करना है. थर्ड जो गिवन है उसमें देख लेते हैं अपन. Calculate the internal energy at C. The internal energy of gas at B. The internal energy of gas at B is 20 joules. 20 joules. ठीक है? Find the amount of heat supplied to the gas. Find amount of heat supplied to gas, है ना? To go from A to B. From A to B. ये बताना है. ये तीन पार्ट कैलकुलेट करके बताने हैं. हो गया? मेरे ख्याल से आंसर किसी ने बताया बिल्कुल. फर्स्ट A to B, the work done is least. ठीक है. आंसर कैलकुलेट करें.
हमें एक बार वर्क डन बताना है कि ये वाले पाथ से कि भाई ए बी सी और ए सी मतलब दोनों में से किस पाथ में वर्क डन लीस्ट होगा। कैलकुलेट कर लें ए टू सी इज द लीस्ट वन। ठीक है, तो एक बार मैं बता दूं किस टाइप से अपन को कैसे करना है ये क्वेश्चन है ना। देख पहले तो अपन ऐसे देख लेते हैं कि फर्स्ट में अपन को वर्क डन कैलकुलेट करना है, तो मैं तो ना क्या करूंगा इनिशियली, फिर बाद में अपन को पता चल जाएगा। देख अपन को दो कैलकुलेट करने हैं, एक तो ए बी सी में कैलकुलेट कर लेते हैं और एक बार अपन ए सी में कैलकुलेट कर लेते हैं, दूसरा वाला ये पार्ट हो जाएगा। तो इसका वर्क डन कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करूंगा, वर्क डन टोटल विल बी इक्वल डब्ल्यू ए टू बी प्लस डब्ल्यू बी टू सी। तो ए टू बी में कितना वर्क डन हुआ, बी टू सी में कितना वर्क डन हुआ, वो कैलकुलेट करके बता देते हैं, है ना। ठीक है, तो टोटल वर्क डन डब्ल्यू ए टू बी तो जीरो हो जाएगा क्योंकि इसमें वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगा, ए टू बी में वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो जीरो हो गया ए टू बी में। तो अपन कैलकुलेट कर लेंगे फिर भाई इसमें कितना वर्क डन हुआ, तो अपन कहेंगे वर्क डन का फॉर्मूला तो हमेशा अपन को पता रहता है, माइनस पी एक्सटर्नल है ना, इनटू डेल्टा वी होता है, ये अपन को फॉर्मूला पता है। तो माइनस पी एक्सटर्नल कितना होगा इसका, तो एक्सटर्नल प्रेशर तो इस पे एक्सपेंशन हो रहा है, तो अपन लिखेंगे -15 इंटू वॉल्यूम चेंज कितना हो रहा है 6 माइनस 4। तो अपन कहेंगे देखो भाई इसमें जो वर्क डन आया वो तो 60 आया, तो अपन लिख लेंगे इसका वर्क डन -60 आया। और सिंस अपन को ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर गिवन है और ये मीटर क्यूब है तो एमकेएस यूनिट हो गया, तो ऑटोमेटिकली अपन को वर्क डन जूल्स में आ गया। एमकेएस यूनिट लिख लिया बिकॉज 1 जूल विल बी इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इनटू मीटर। ठीक, 6 माइनस 2 होगा, फाइनल वॉल्यूम है 6 ना। अच्छा 6 माइनस 2, मेरे दिमाग में वही चल रहा था ना कि 4 दिख तो रहा है, तो मैंने 60 उसको वैसे ही लिख लिया। और दिमाग में 40 चल रहा था ना कि उनका मल्टीप्लिकेशन जो आएगा वो 60 आएगा, तो 4 आएगा तो 4 ही लिख दिया, चलेगा चलेगा। अब अपन बात करेंगे एसी। ठीक है, जब अपन यहां से यहां कैलकुलेट करेंगे तो अपन को फिर वर्क डन, अभी तो अपन ने क्या वर्क डन कैलकुलेट कर लिया, ये पूरा वर्क डन आपने 15 लिया ना एक्सटर्नल प्रेशर, ये तो अपन ने पूरा वर्क डन कैलकुलेट करके बता दिया, ये वर्क डन था। अब जब अपन ए से सी की बात करेंगे तो अपन सिर्फ इतना ही वर्क डन कैलकुलेट कर पाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं ऐसे भी बता सकता हूं कि इसका वर्क डन कैलकुलेट कर लूं और ट्राइंगल का वर्क डन उसमें ऐड कर दूं, तो भी मैं बता सकता हूं। इसका मतलब है अगर जैसे अभी अपन ने क्या किया, पूरा वर्क डन कैलकुलेट 15 इंटू ये पूरा कैलकुलेट। अभी मैं क्या कर सकता हूं, ये वाला वर्क डन कैलकुलेट नहीं करना है तो या तो मैं ये एरिया कैलकुलेट करके इससे माइनस कर दूं, तो मेरा बाकी वर्क डन आ गया ए टू सी का वर्क डन। तो अपन ए टू, अगर अपन को ए टू सी का वर्क डन कैलकुलेट करना है तो एक बार ये ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं और ये वाला कैलकुलेट कर लेते हैं, तो बता देते हैं भाई इतना ही वर्क डन होगा, क्योंकि अभी इसमें तो आपने पूरा वर्क डन बताया ना, 60 एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम, जो मर्जी चाहे लिखो आपकी मर्जी, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा, इसको कैलकुलेट कर लेता हूं, तो ये हो जाएगा 4 और 5, है ना। अपन वो कैलकुलेट कर लेते हैं और बता देते हैं उसमें, या ट्रेपेजियम का एरिया कैलकुलेट कर लो, आपकी मर्जी, आप जैसे चाहे कैलकुलेट करो। तो 4 ये आ गया और 5 जब 20 आ जाएगा और इसका आधा कर लेते हैं अपन। अगर ये 20 होगा तो इसका मतलब ये 40 रहा होगा टोटल, तभी तो 60 आया। अगर ये 20 है तो टोटल 60 रहा होगा, तो अपन कहेंगे ठीक है इसका आधा कितना हो जाएगा, वो अपन कैलकुलेट कर लेंगे। तो अपन कहेंगे देखो भाई
अपन इसमें वर्क डन कैलकुलेट कर लेंगे तो वर्क डन AC विल बी इक्वल टू, एक तो ये वाला एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं अपन इधर वाला, तो रेक्टेंगल अपने लिए हो जाएगा 5 इंटू 4 हो जाएगा, 5 इंटू 4 हो जाएगा, ये माइनस और एक प्लस क्या कर लेंगे अपन, ये आधा इसका ना, तो 10 मतलब एक पूरा ये एरिया का आधा ले लेते हैं, तो एरिया अपन ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे भाई 1/2 ऑफ व्हाट हो जाएगा, इससे अपन आएगा 15 माइनस, तो 10 इंटू 4 हो जाएगा, 10 इंटू 6 माइनस 2 ना, तो 4 हो जाएगा, ये आ जाएगा। तो ठीक है, ये अपने पास आया, तो वॉल्यूम चेंज कितना है 6 माइनस 2 ना, और 10 क्या था, प्रेशर था, तो इसको भी अपन को माइनस, ये अपने पास आंसर आ गया। तो लिख दो, क्या प्रॉब्लम है इसमें, बिल्कुल सीधा सीधा आ तो रहा है 40 जूल। अब एक बार बस मैं चाहता था कि आपको कैलकुलेट करना आ जाए कि कैसे करना है, अपन ने तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल कैलकुलेट कर दिया ना उसको। ओके, आप जो मर्जी चाहे कैसे भी कैलकुलेट करो, आपको एरिया कैलकुलेट करना था, कैसे कैलकुलेट कर सकते हो ये आप डिसाइड करो। क्यों नहीं कर सकते, वो अगर आप V2 माइनस V1 यूज नहीं कर सकते, उसमें क्या क्यों नहीं कर सकते भाई, ये डिफरेंस मैं ये कैलकुलेट कर लेता हूँ और डिवाइड बाय 2 कर दूंगा, मेरा आंसर आ गया, हो गया। तो कम केस में हो रहा है, AC में कम हो रहा है, तो एक आंसर आ गया। तो अब इसकी बात, इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस EA इज गिवन टू अस, मतलब मुझे यहाँ पर इंटरनल एनर्जी EA गिवन है, दैट्स अ स्टेट फंक्शन। हाँ, वर्क डन होगा तो मैग्नीट्यूड अपन, मतलब ये नहीं बताएंगे कि नेगेटिव के साथ, मतलब वो बड़ा वैल्यू है छोटा वैल्यू। मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर वर्क डन पूछा जाए, सिर्फ वर्क डन किस में ज्यादा है, तो एरिया को बताना, किसका एरिया ज्यादा था, इसका एरिया ज्यादा था और इसका एरिया कम था, तो आप मैग्नीट्यूड बताना साइन के साथ, जब तक कहा ना जाए कि साइन के साथ बताना। तो अपन कैलकुलेट कर सकते हैं भाई यहाँ पर, है ना। तो अपन सेकंड वाले पार्ट की बात करते हैं। ई है मुझे गिवन है कितना, 10 गिवन है। द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस एट ए इज 10 joules and the amount of heat supplied to change state to C, मतलब यहां से यहां Q का वैल्यू मुझे गिवन है is 200 joules। कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी एट C, मुझे EC कैलकुलेट करना है। देखो मुझे एक बात पता है, Q कभी डायरेक्टली नहीं कैलकुलेट किया जाता, वो अपन को डेल्टा E और W से ही कैलकुलेट किया जाता है, क्योंकि वो पाथ फंक्शन है, अपन को नहीं पता ना। तो अपन क्या करेंगे कि भाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज कर लेंगे, तो डेल्टा E इज इक्वल टू Q प्लस W होता है, तो इसमें डेल्टा E क्या हो जाएगा, वो तो स्टेट फंक्शन है, तो EC माइनस EA हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू Q 200 है, और W अपन को पता है कि AC में कितना W आया था अपने पास, ये W देख लो भाई क्या करना है अपन को। ये अपन को 10 गिवन है, तो EC अपन से पूछा था, तो EC आ गया अपने, EC इज इक्वल टू 170, देख लो है ना। मतलब मैं इसलिए कि आप आराम से देख सकते हो कि करना क्या है। थर्ड कर लेते हैं अपन, तो ये ना एरिया वाले ग्राफ बड़े इजी होते हैं। थर्ड वाले में द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस एट बी इज गिवन टू, हाँ तो ईबी आपने गिवन है, कितना है 20 जूल्स। ईसी हम खुद कैलकुलेट कर चुके हैं 170। भाई ये सब स्टेट फंक्शन है, राइट। सो अपन क्या करेंगे, आप चाहे यहां से यहां कैलकुलेट करो या यहां से यहां जाके ऐसे कैलकुलेट करो, मुझे सारे ही पता है क्या है। The internal energy of the gas at B is 20 and find the amount of heat supplied to the gas to go from A to B। इसमें अपन को बताना है कि कितना हीट सप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, बता देंगे। तो अपन क्या करेंगे, अपन लिखेंगे भाई डेल्टा E इज इक्वल टू Q प्लस W कर लेते हैं। तो EB माइनस ये Q कैलकुलेट करना है, और वर्क डन कितना था उसमें EB माइनस ये में, वर्क डन कितना था 0। लो भाई हो गया। अच्छा यहाँ लिखा था ना अपन ने ये 0,
तो अपन क्या करें इसको, EB माइनस ये कहां पर गिवन है, EB हो गया 20 माइनस ये हो गया 10, तो ये हो गया आपका हीट सप्लाई। लो भाई आ गया अपने पास 10 जूल्स। सबको ये ग्राफ वाले क्वेश्चन कैसे करने हैं, और इवन अगर डाटा भी गिवन होगा ना अपन को, तो पहले अपन ग्राफ में कन्वर्ट कर लेंगे, कि ग्राफ में कन्वर्ट कर लेते हैं, उसको देख के कैलकुलेशन बड़े इजी हो जाते हैं। मुझे लगता है अपन सबको समझ में आ गया अपन को क्या, तो मैं इसको हटा रहा हूं, ठीक है। अब इस टाइप के ग्राफ वाले क्वेश्चंस आप सारे अपने आप सॉल्व करोगे। अगर कोई प्रॉब्लम आएगा, वो कह रहे हैं कि EC 160 होगा, तो 160 लिखो ना EC। मैंने कब कहा कि EC 160 नहीं होगा, EC माइनस 10 इज इक्वल टू, क्योंकि ये अपन को गिवन था 10, तो अपन ने सब्स्टिट्यूट किया, और 200 माइनस 40, तो देख लो कितना आएगा भाई, बोलो शंकर कितना आएगा EC। आएगा ना, कैलकुलेट करूं, ठीक है। आगे मतलब मैं चाहता हूं कि भाई अब आप आराम से, थोड़ा सा भी आराम से कैलकुलेट करोगे ना, तो आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, और ये बिल्कुल अपन इसमें मार्क्स अपन इजीली मिल सकते हैं उनको इसमें। तो अब मैं इसको हटा रहा हूं, ग्राफ वाले क्वेश्चंस आप खुद ट्राई करोगे, मैं और भी कुछ क्वेश्चंस दूंगा ग्राफ में, लेकिन पहले अपन डिस्कस अच्छा, एक और पार्ट है, कभी कभी मुझे ना, देखो मैं मतलब कुछ कुछ चीजें पढ़ता रहता हूँ, उसको अदरवाइज नहीं लेना है अपन को। मुझे ना काफी चीजें ऐसी मिलती हैं जो कंपाइल्ड वे में होती हैं, और मुझे लगता है कि यार कुछ छोटा पार्ट किसी इंस्टीट्यूट ने अच्छा बनाया है, कोई छोटा पार्ट किसी इंस्टीट्यूट ने अच्छा बनाया है, कभी कोई पार्ट मुझे लगता है कि ये बच्चों के लिए अच्छा होगा। तो हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सर किस इंस्टीट्यूट का पार्ट आपने हमें भेजा है। अगर आपको लगता है कि हमारे लिए वो बेनिफिशियल है, शॉर्ट शॉर्ट नोट टाइप के, या कुछ कंपाइल्ड क्वेश्चंस हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, तो आप हमारे ग्रुप में डाल दो कि इसको आप रिवाइज करो। जैसे रेजोनेंस भी बनाता है ज्ञान सूत्र, लेकिन उसमें कुछ और इंस्टीट्यूट में भी मुझे लगता है यार ये ज्यादा इजी है और थोड़ा ठीक रहेगा बच्चों के लिए, मतलब रेजोनेंस में थोड़ा सा टफ बना देते हैं, और मुझे लगता है कि उतना ना तो मेंस में पूछते ना एडवांस में पूछेंगे। जैसे रिड्यूस प्रेशर वगैरह उन्होंने दे दिया, वो रिड्यूस प्रेशर का क्वेश्चन एक बार एम्स में आया था, तो उन्होंने जेई में भी डालना, एडवांस में डालना शुरू, बाकी कभी नहीं आया, कभी कहीं नहीं आया, जेई में तो कभी नहीं। तो अगर मुझे कहीं से भी कुछ भी ऐसा मिलता है जो तुम्हारे काम का होगा, तो उसको अपन को अदरवाइज नहीं लेना कि सर ने उस इंस्टीट्यूट का डाल दिया या इस इंस्टीट्यूट से मुझे बता दिया, ये कर दिया। नहीं, सर को लगा कि वो बेस्ट है मेरे लिए, इसलिए सर ने मुझे भेजा, तो मुझे पढ़ना चाहिए। तो अपन ये नहीं कहेंगे नहीं अच्छा उस इंस्टीट्यूट का अच्छा था इसलिए सर ने भेजा, या रेजोनेंस का अच्छा नहीं है इसलिए नहीं भेजा, क्योंकि रेजोनेंस का मटेरियल तो है अपने पास। अगर कहीं और का भी अपन को लगता है कि सर को लग रहा होगा कि इसको पढ़ो, तो उन्होंने भेज दिया, तो अपन वो पढ़ेंगे। लेकिन बहुत सारा नहीं कि बहुत सारे क्वेश्चन भेज दिए आपको, मुझे लगे कि ये लिमिटेड है और ये आना चाहिए, तुम्हारे पास आना चाहिए, तो फिर अपन पढ़ेंगे। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कहाँ से पढ़ रहे हो, किस इंस्टीट्यूट। ठीक है, चल भाई अब अपन पढ़ते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करते हैं अपन। क्योंकि जो बच्चे कर सकते हैं ना, ऑफलाइन होता तो जो बच्चे मतलब ज्यादा कर सकते हैं उनको तो मैं सारे इंस्टीट्यूट का मटेरियल लगवा देता हूँ बुक के साथ साथ, सारे इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन करो, सब में एक जैसे ही क्वेश्चन होते हैं, तो अगर कुछ नया मिले तो करो। तो अगर मैं आपको ऑनलाइन की वजह से अगर ऐसे भेजता हूँ, तो आप उस चीज को पढ़ो, वो आपके लिए बेनिफिशियल है। चल अब अपन एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करें। ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस जैसे ही होगा ना, तो अपने दिमाग में एक बात आएगा, आप ना अब एक बात को ध्यान रखना, डायाथर्मिक एंड क्लोज्ड, राइट ना, क्लोज सिस्टम, इनका मतलब है क्लोज सिस्टम तो है, डायाथर्मिक का मतलब है टेम्परेचर दोनों तरफ एक्सचेंज हो सकता है, मतलब हीट कैन बी एक्सचेंज बट मैटर कैन नॉट बी एक्सचेंज। एक ही बात है डायाथर्मिक या क्लोज सिस्टम। इसका मतलब होता है आइसोलेटेड सिस्टम, और अपन को पता है आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या है,
मतलब एक तो आपने गैस लिया होगा या कोई भी सिस्टम बनाया होगा और उसको बाहर से बिल्कुल उसको क्या कर दिया होगा, वो अनटच रहेगा सराउंडिंग से। तो उसमें एक ऐसा मतलब क्रिएट किया जाएगा इन दोनों के बीच में, इन दोनों वॉल के बीच में क्या होगा, यहाँ पर वैक्यूम होगा। अगर वैक्यूम होगा तो यहाँ पर टेम्परेचर चेंज हो ही नहीं सकता। आप इसको गर्म करोगे तो बाहर नहीं जा सकता, वो टेम्परेचर एक्सचेंज नहीं हो सकता सराउंडिंग से, क्योंकि अगर यहाँ पर वैक्यूम है तो वहां टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। अभी थोड़ी देर पहले वो बैलून वाला क्वेश्चन था ना, तो इसलिए तो पूछा था कि ताकि अपन को पता रहे कि अगर वैक्यूम है तो वहां टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब है कि वहां पर ना तो इधर तो क्या था भाई, टेम्परेचर एक्सचेंज हो सकता है तो हीट एक्सचेंज हो जाए, लेकिन क्लोज्ड है तो अपन कहेंगे इसमें मैटर एक्सचेंज नहीं हो सकता, मैटर एक्सचेंज नहीं हो सकता, दैट इज अ क्लोज सिस्टम। या डायाथर्मिक सिस्टम मतलब हीट कैन बी एक्सचेंज, इधर भी डायाथर्मिक। और आइसोलेटेड मतलब हीट कैन नॉट बी एक्सचेंज, नाइदर द मैटर कैन बी एक्सचेंज, दैट इज अ एडियाबैटिक प्रोसेस। तो अपन इस टाइप के प्रोसेस की बात कर रहे हैं और उस प्रोसेस में अपन को वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो अपन कहेंगे ठीक है कोई बात नहीं, अपन को एक बात तो अच्छे से पता है कि अगर एडियाबैटिक प्रोसेस है तो इसमें हीट कैन नॉट बी एक्सचेंज्ड। अगर हीट कैन नॉट बी एक्सचेंज मतलब मुझे Q तो जीरो ही लेना पड़ेगा। हीट कैन नॉट बी एक्सचेंज विद द सिस्टम, ना तो मैं इसे Q दे सकता हूं ना उससे बाहर ले सकता हूं। इसका मतलब है फॉर आइसोलेटेड सिस्टम विल से दैट Q इज इक्वल टू जीरो। अगर Q इज इक्वल टू जीरो है तो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डेल्टा E इज इक्वल टू W होगा। मतलब मुझे जो भी वर्क डन कैलकुलेट करना है इट विल बी ऑन द कॉस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी। मतलब अगर आप इसको चेंज करोगे तो ये चेंज होगा, तो उसी के बेसिस पे आपको कैलकुलेट करना है जो भी कैलकुलेशन करना है। ठीक है भाई, उसी के बेसिस पे कर लेंगे। तो अपन को ये पता चल गया ये एडियाबैटिक प्रोसेस, ये एडियाबैटिक प्रोसेस नहीं। अब अगर एडियाबैटिक प्रोसेस होगा तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, वी नो दैट क्लोज सिस्टम क्या होता है और एडियाबैटिक सिस्टम क्या होता है वो अपन को पता है। तो अपन कहेंगे ठीक है, मेरे पास एक आपने एडियाबैटिक प्रोसेस ऐसे बना लेते हैं अपन, और इसमें ऐसे एक ये अपन आइसोलेटेड बनाने के लिए ऐसे बनाते हैं। यहाँ पर गैस है और यहाँ पर एक पिस्टन लगा लेते हैं। यहाँ पर गैस का प्रेशर मुझे गिवन है और बाहर प्रेशर पी एक्सटर्नल हो जाएगा इधर, मतलब एक्सपेंशन भी होगा अगर इसका पिस्टन का, तो ये पी एक्सटर्नल होगा वो एक्सपेंशन के लिए। तो गैस का प्रेशर कम, इधर गैस का प्रेशर एक्सपेंशन है तो गैस का प्रेशर ज्यादा होगा, ये पी इंटरनल हो जाएगा और वो पी एक्सटर्नल हो जाएगा। अगर एक्सपेंशन की बात करोगे तो देख लेते हैं क्या होगा। अगर बाहर प्रेशर इधर वैक्यूम है तो फिर अपन कहेंगे वर्क डन जीरो हो गया, और वर्क डन जीरो हो गया तो डेल्टा ई जीरो हो गया। इसलिए आप बाहर वैक्यूम नहीं रख सकते, वैक्यूम रखोगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा, क्यों तो पहले से जीरो, राइट। इसलिए बाहर एक्सटर्नल प्रेशर होगा, ताकि मैं ये बता सकूं कि यहां पर वर्क डन होगा तो इट विल बी ऑन द कॉस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, अब इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, मतलब अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, जैसे आइसोथर्मल में था तो करने का था डेल्टा ई जीरो, तो Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू ऐसे कर लेते हैं। अब अपन कहेंगे इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, तो अपन कहेंगे अच्छा इसमें अगर वर्क डन होगा तो इंटरनल एनर्जी चेंज होगा। ऑब्वियस सी बात है कि डब्ल्यू अगर चेंज होगा, अगर ये होगा तो ये भी चेंज करना पड़ेगा अपन को। तो अपन क्या करेंगे, पहले दिमाग में एक बात हमेशा याद रखेंगे, फॉर आइडियल गैस, राइट, एक्सपेंशन शोज कूलिंग इफेक्ट, शोज कूलिंग। अच्छा, मतलब अगर एक्सपेंशन होगा तो टेम्परेचर कम हो जाएगा। ठीक है, तो कंप्रेशन ऑब्वियसली बात है हीटिंग इफेक्ट, तो कंप्रेशन शोज हीटिंग, तो कंप्रेशन होगा उससे हीटिंग, तो कंप्रेशन शोज द हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, ये तो अपन ने लिख लिया कि भाई ये अपन को अज्यूम करना है। अब अगर कोई रिवर्सिबल प्रोसेस हो तो एक बात अपन को अच्छे से पता है कि W इज इक्वल टू डेल्टा ई आपने लिखा, और इसमें
एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन भी कैलकुलेटेड, जो वर्क डन होगा वो कैलकुलेट होगा ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर ओनली, क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस में अगर एक्सपेंशन या कंप्रेशन होगा तो टेम्परेचर चेंज होगा। पहले क्यों नहीं कर रहे थे आप? तो अपन कर रहे थे भाई, पहले तो आप आइसोथर्मल प्रोसेस की बात कर रहे थे। आप अगर एक्सपेंशन करोगे तो कूलिंग होगा, और इधर टेम्परेचर कम होगा तो सराउंडिंग से टेम्परेचर ले लूंगा, तो कांस्टेंट था। आपने कहा था ना आइसोथर्मल प्रोसेस। कंप्रेशन करूंगा तो हीटिंग होगा, क्योंकि कोलाइजन बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो हीटिंग होगा, तो एनर्जी विल बी लॉस्ट होगा क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। तो आइसोथर्मल प्रोसेस तो सराउंडिंग में टेम्परेचर लॉस्ट हो सकता है ना, बिल्कुल होगा, तभी तो कांस्टेंट रहेगा। एडियाबैटिक में आइसोलेटेड सिस्टम है, तो वहां तो लॉस नहीं हो सकता ना। कंप्रेशन से क्या होगा? हीटिंग इफेक्ट होगा। एक्सपेंशन से क्या होगा? कूलिंग इफेक्ट होगा। एक्सपेंशन से प्रेशर कम होता है तो धीरे धीरे कूलिंग शुरू होता है पार्टिकल। तो ठीक है, विल राइट दैट। पहले तो अपन ये देख लेते हैं कि भाई डेल्टा E इज इक्वल टू डब्ल्यू का क्या मतलब है, उसके बाद अपन वर्क डन की बात करते हैं। क्योंकि एक बात तो मुझे पता है, अगर डेल्टा E इज इक्वल टू डब्ल्यू की बात करनी है मुझे, तो मैं कहूंगा देख डेल्टा E ये मैं बहुत अच्छे से कैलकुलेट कर सकता हूं। कैसे? NCV डेल्टा T। तो अगर मुझे टेम्परेचर चेंज होना है तो मैं वर्क डन कैलकुलेट कर सकता हूँ इसमें। और यहां पर मैं लिखूंगा दैट इज, या आप इसको ऐसे लिख लो, D विल बी इक्वल टू दैट इज NCV dt। ये लिखा हुआ है एट कांस्टेंट। ये भी लिखा हुआ, ये भी लिखा हुआ, दोनों। T2 माइनस T1 अगर गिवन है तो मैं डेल्टा E कैलकुलेट कर लूंगा, वही वर्क डन होगा। और अगर आप एक्सपेंशन की बात कर रहे हो तो वर्क डन का वैल्यू नेगेटिव आएगा। नेगेटिव क्यों? क्योंकि एक्सपेंशन में कूलिंग होगा ना। एक्सपेंशन में कूलिंग होगा तो T2 छोटा होगा T1 से, वर्क डन नेगेटिव आएगा, वो तो अपन को पता है, पहले से पता है। अच्छा ठीक है, चलो। तो अपन पहले ना ये चेक कर लेते हैं कि व्हाट डज दिस मीन, उससे अपन को क्या पता चलेगा ये देख लेते हैं कि भाई हमें कैसे पता कि टेम्परेचर चेंज होगा। पहले तो वो प्रूव करके आते हैं, ठीक है। तो अपन कहेंगे देख भाई, आइसोलेटेड प्रोसेस के लिए डेल्टा Q इज इक्वल टू 0 होता है, इसके वर्क डन विल बी ऑन द कॉस्ट ऑफ इंटरनल, ये W। तो जो भी वर्क डन होगा इट विल बी ऑन द कॉस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी। अगर ये होगा तो इसको चेंज करना पड़ेगा। ये अपन को पता है होता है NCV dt, और वर्क डन होता है माइनस PD। अच्छा, आप इसमें डिफरेंशिएट कर रहे हो, इसका मतलब है कि आप रिवर्स बिल के लिए बता रहे हो। हाँ, तो मैं तो इक्वल बता रहा हूँ ना कि जितना इसमें चेंज आया उतना ही इसमें चेंज आया। तो वो स्लो प्रोसेस होगा, क्योंकि कंप्लीट एक पार्ट दूसरे पार्ट में 100% तभी कंप्लीट होता है जब स्लो प्रोसेस हो, और धीरे धीरे प्रोसेस होता है तो मैक्सिमम आउटपुट आता है, मैक्सिमम वर्क डन। आपने कहा था वर्क डन हमेशा ये लिखना, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा। तो आप तो डब्ल्यू कहीं भी लिखोगे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे पी माइनस पी इंटू डेल्टा वी लिखना है। वर्क डन जब आपने मुझे बताया था फॉर्मूला, तब बताया था कि वो नेगेटिव साइन क्यों लगाया, क्योंकि ये वर्क डन अपन कैलकुलेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग। तो अपन ने कहा था वर्क डन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग कैलकुलेट करना है, लेकिन वो नेगेटिव आ रहा है। तो अपन क्या कहेंगे, कंप्रेशन में अपन ने V2 छोटा था V1 से, वो आप पढ़ सकते हो वर्क डन। मैंने आपको ये बता रखा है, अच्छे से बता रखा है कि आपको वर्क डन दिखेगा तो आपको माइनस पीडीवी लिखना है, ठीक है। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, NCV dt will be equal to minus nRT upon V into D, ठीक है। n तो मैं कैंसिल कर देता हूं, मैं यहां से लिख सकता हूं CV into dt upon T will be equal to R into dV upon minus R into dV upon, ठीक है। मैं इसको इंटीग्रेट कर T1 टू T2 तक, अगर मैं वॉल्यूम V1 टू V2 तक चेंज करता हूं, ठीक है। तो मैं लिख लूंगा इसको CV इंटू ln ऑफ T2 बाई T1 कर लेता, तो मैं T2 बाई T1 कर लेता हूं, और यहां पर मेरे पास आएगा माइनस R ln ऑफ V2 बाई V1, ठीक है। मैं इसको माइनस साइन को हटाने के लिए V1 अपन V2 कर, तो ठीक है अपन ऐसे कर, ln ऑफ T2 बाई T1
विल बी इक्वल टू आर बाय सी इंटू ln ऑफ v1 अपॉन v2। ऐसे कर सकते, ठीक है, कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। अब अपन कहेंगे r बाय c1 जो होता है, r बाय c1, r बाय cv, एक बार चेक कर लेते हैं। cp माइनस cv इज इक्वल टू r होता है, cv से डिवाइड करेंगे तो cp डिवाइड बाय v, cv माइनस 1 इज इक्वल टू r बाय cv आएगा, आएगा ना? ये गामा होता है, cp अपॉन cv इज इक्वल टू पॉइसन्स रेशियो। मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ गामा माइनस 1, तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, गामा माइनस 1 कर सकता हूं। तो इसको अपन गामा माइनस 1 लिख सकते हैं, ये अपन को पता है। तो अपन क्या करते हैं, इसको तो अपन ऐसे कर सकते हैं, होता है तो अपन इसे लिख सकते हैं, दैट इज, इसको भी लिखा रहने देते हैं क्योंकि अपन को पता रहेगा भाई अब क्या कर रहे हो। तो ये गामा माइनस 1 इज इक्वल टू आर बाय सी, ये अपन को पता है, बाद में कभी जरूरत भी पड़ सकता है अपन को, तो अपन यूज करेंगे इसको। तो अपन कहेंगे यहां से अपन लिख सकते हैं, ये तो गामा माइनस 1 है, तो मैं ऐसे लिख लेता हूं, देयरफॉर ln ऑफ t2 अपॉन t1 विल बी इक्वल टू ln ऑफ v2 v1 अपॉन v2 टू द पावर ऑफ गामा माइनस 1, है ना? वो ln वगैरह आपको पता है कैसे यूज करता है। अब t2 by t1 will be equal to, that is v1 upon v2 to the power of gamma minus 1। तो यहां से इसको यहां मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको यहां मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आएगा t2 v2 to the power of gamma minus 1 will be equal to t1 v1 to the power of gamma minus 1। तो इससे तो मेरे पास ये आ गया, फिर t v to the power of gamma minus 1 is equal to constant। वो आइडियल गैस इक्वेशन है ना, बिकॉज हम तो आइडियल गैसेस को पढ़ रहे हैं। अगर रियल गैस होगा तो सब कुछ चेंज हो जाएगा, फिर तो मुझे पी कुछ और ही रखना पड़ेगा रियल गैस के लिए। रियल गैस के लिए तो अपन को ऐसे लिखना पड़ेगा, पी प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, है ना, वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। तो अपन लिखेंगे आर टी बाई वी माइनस बी, और फिर इसको इधर लेके जाऊंगा तो माइनस ए अपॉन वी स्क्वायर, ये रखना पड़ेगा तो पी के लिए। फिर अपन को इंटीग्रेट करके कैलकुलेशन। तो ज्यादा रियल गैस में तो अपन से पूछते नहीं है, लेकिन अगर कभी पूछेंगे तो देख लेंगे अपन बाद में, लेकिन अभी नहीं। बाकी सारी चीजें अपन को पता है, इसलिए सारा कुछ तुम देखोगे तो सारे क्वेश्चंस आइडियल गैस से ही बने। अपन देख लेते हैं। अब हमें एक बात पता चल गया कि टी वी टू द पावर ऑफ गामा माइनस 1, ठीक है, तो मैं इसको पीवी के फॉर्म में लिख लेता हूं, क्या प्रॉब्लम है? हाँ, तो पीवी के फॉर्म में लिख लो, हमें क्या प्रॉब्लम है? पीवी विल बी इक्वल टू कांस्टेंट, लिख लेता हूं, पीवी टू द पावर ऑफ गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये कैसे आ गया भाई? तो पहले इधर सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, टी को हटा देते हैं, टीवी टू द पावर ऑफ गामा माइनस 1 है, कांस्टेंट है, टी को हटाते हैं तो क्या होता है, एन आर अपॉन पीवी लिख लेते हैं, और वी टू द पावर ऑफ गामा माइनस 1 पीवी इक्वल टू एनआरटी लगा देते हैं इसमें। तो टी की जगह अपन क्या लिखेंगे भाई? टी की जगह उल्टा लिख दिया मैंने, है ना, पीवी अपन गामा लिखना तो एनआर लिखना पड़ेगा भाई, पीवी इक्वल टू एनआरटी था। तो अपन कहेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, तो एक्सपेंशन कंप्रेशन में कांस्टेंट ही होता है, आर भी कांस्टेंट होता है, तो अपन कहेंगे इसको मल्टीप्लाई कर दो इधर, ये भी कांस्टेंट हो जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट में मल्टीप्लाई करके रखेंगे इसको। तो अपने पास क्या आया, पी वी इधर 1 है और ये -1 है, तो गामा आ गया। अच्छा, फिर तो ठीक है, अपन को पीवी टू द पावर ऑफ गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट है, ठीक है, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन इसको ना, अगर टी और वी में लिख सकते हो, पी और वी में लिख सकते हो, तो फिर मैं पी और टी में भी लिखूंगा। तो अपन कहेंगे लिखो, हमें क्या फर्क पड़ता है, कैसे इसी को कन्वर्ट कर देता हूँ, पी वी टू द पावर ऑफ गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, क्या चाहिए अपन को, टी, तो वी की जगह रख देता है, तो वी की जगह लिख सकते हैं अपन एन आर टी अपॉन वी कर देते हैं इज इक्वल टू कांस्टेंट, और ये हो गया गामा। तो इसमें अपन क्या करेंगे, टी टू द पावर ऑफ गामा आ गया और वी टू द पावर ऑफ इधर पी आएगा ना, क्योंकि वी की जगह तो सब्स्टिट्यूट किया अपन ने, तो इधर गामा, तो ये 1 है तो माइनस गामा कर लेंगे अपन, तो पी टू द पावर ऑफ 1 माइनस गामा
और टी टू द पावर ऑफ गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब पी की पावर आ जाएगा 1 माइनस गामा और टी टू द पावर ऑफ गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये आ गया, ये अपने पास। मेरे ख्याल से अगर अपन चेक करें तो अपन कभी ये बोलेंगे नहीं। पीवी टू द पावर ऑफ गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट को याद रख लेते हैं, बाकी तुम अपने आप बना लेंगे। हार्डली टेक सेकंड्स टू कैलकुलेट कि बाकी क्या हो, उस सेकंड्स में अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अपन कहेंगे ठीक है, ये सब तो आपने बता दिया, इसका बताने का फायदा क्या? पता क्या, अपन पढ़ते हैं पीवी इज इक्वल टू एन, ये दोनों कांस्टेंट, एक्सपेंशन कंप्रेशन। अगर ये भी कांस्टेंट है तो आइसोथर्मल प्रोसेस है, अगर ये भी कांस्टेंट है तो आइसोथर्मल प्रोसेस होगा ना, इक्वेशन अपन ऐसे, अगर ये भी कांस्टेंट है तो आइसोथर्मल प्रोसेस होगा। इसका मतलब है कि अगर फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, ये अपन एक डिस्कशन कर रहे हैं इसे, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस T is constant, अब N भी तो कांस्टेंट है, therefore PV is equal to constant। अब इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, दोनों के इक्वेशन अलग अलग आ रहे हैं, दोनों के इक्वेशन अलग अलग आ रहे हैं। तो इक्वेशन अलग अलग आने से मुझे क्या, भाई इक्वेशन अलग अलग आने से मुझे क्या, तो अपन कहेंगे देखो ना, इसमें अपन को एक बात पता है, वैल्यू ऑफ गामा इज ऑलवेज ग्रेटर देन ग्रेटर देन वन से ज्यादा होता है। गामा का वैल्यू कोई मोनोएटॉमिक के लिए 1.66, डायटोमिक के लिए 1.40, ट्राइएटॉमिक के लिए 1.33, वो बनने कैलकुलेट कर रखा है, 1.3 फॉर अ ट्राइएटॉमिक और अ पॉलीएटॉमिक, वो अपन को अच्छे से पता है। तो ठीक है, वो अपन को पता है, तो उससे क्या, उससे ये पता चलेगा अपन को कि आप यहां पर जब P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 लिखोगे ना, तो मान लो यहां पर प्रेशर अपने पास 2 गिवन है और वॉल्यूम अपने पास 5 गिवन है, तो अपन कहेंगे देख भाई, अगर यहां प्रेशर को मैं आधा कर देता हूं तो वॉल्यूम यहां डबल हो जाएगा। अच्छा ठीक है, यहां क्या होगा, तो अपन कहेंगे यहां पर अगर आप प्रेशर को डबल करोगे, यहां पर अगर आप प्रेशर को डबल करोगे ना इस केस में, तो जब आप यहां पर प्रेशर को डबल करोगे तो यहां पर अपने पास है P1 V1 टू द पावर ऑफ गामा इज इक्वल टू P2 V2 टू द पावर ऑफ गामा। चलो मान लेते हैं इधर कि मोनोएटॉमिक गैस, ये प्रेशर 2 था और वॉल्यूम 5 था मेरे पास। मोनोएटॉमिक गैस के लिए 5 मतलब कितना हो गया अपने पास, दैट इज मोनोएटॉमिक गैस के लिए 1.66, 1.66 मतलब कितना होता है 5/3, 1.66 7/3, चलो अपन ऐसे लिख लेते हैं 1.66, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अपन क्या करेंगे, 5/3 को 5/3 भी लिख सकते थे अपन, इज इक्वल टू, अब मान लो मैंने प्रेशर को हाफ किया तो वॉल्यूम V2 10 नहीं आने वाला, V2 10 नहीं आने वाला, चलेगा 1.66। V2 का वैल्यू क्या होगा, तो अपन कहेंगे इसमें V2 का वैल्यू 10 से छोटा आएगा। अगर 10 से छोटा आया V का वैल्यू, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होता तो 10 आता, और टेम्परेचर अगर कांस्टेंट नहीं है, इसमें टेम्परेचर क्या हो रहा होगा, चेंज हो रहा होगा। मतलब अपन ने क्या किया, अब
मैं इस डेरिवेशन को हटा दूं क्या, चलेगा ना, क्योंकि ये अपन को तुमने लिख लिया होगा। अगर ये तो मैंने सिर्फ इनको कैलकुलेट करने के लिए बताया आपको, ये वाले पार्ट, इसकी मुझे जरूरत पड़ेगी, ये कभी कभी मुझे जरूरत पड़ेगा। तो गामा -1 होता है, गामा -1 इजिकल टू R/CV होता है। तो मैंने सिर्फ ये इक्वेशन बनाने के लिए ये सारा पार्ट आपको बताया कि भाई देखो, डेल्टा E इजिकल टू W लिखा अपन ने, इसका मतलब है जितना भी मतलब यहाँ पर वर्क डन हुआ दैट विल बी एट द कॉस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी, वो बताया। तो अपन कहेंगे अच्छा, इसमें तो फिर वॉल्यूम चेंज मतलब फिर छोटा आया ले लिए तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे कि देखो भाई, इसको हटाता हूं, अपन कहेंगे वो कैलकुलेशन में अगर अपन देखें तो अपन उसको ऐसे कर सकते हैं, अपन लिख सकते हैं P1/P2 इज इक्वल टू V2/V1 और इसका पावर था 5। P1 अपने पास गिवन था कितना, 2 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू वॉल्यूम V2 अपन को कैलकुलेट करना था और V1 अपन को गिवन था कितना, 5। ये अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, लॉग वगैरह लेके अपन ऐसे कैलकुलेट करके इसको बता सकते हैं। लॉग ले लेंगे तो log 2 अपन को पता है 0.3 होता है, इधर log ले लेते हैं 5/3 आ जाएगा, log of V2 माइनस log of 5 अपन को पता है 0.7 होता है। तो वो कैलकुलेशन अपन कर लेंगे एंटी लॉग लेके, क्योंकि लॉग और एंटी लॉग अपन को सब पता है अच्छे से। तो V2 का वैल्यू वैसे भी अपन को पता है कि भाई अगर इसमें V2 का वैल्यू अपन कैलकुलेट करेंगे तो V2 इज लेस देन 10। अगर V2 का वैल्यू लेस देन 10 आया तो इसका मतलब है टेम्परेचर में कुछ तो फर्क पड़ा, और वो टेम्परेचर में फर्क क्यों पड़ा, क्योंकि डेल्टा ई चेंज हो। वर्क डन जो होगा इट विल बी ऑन द कॉस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी। भाई अपन ने कोई हीट थोड़ी दिया जिससे अपन ने वर्क डन कर लिया, यहाँ पर हमने इंटरनल एनर्जी मॉलिक्यूल की जो अपनी एनर्जी थी उसी को यूज करके एक्सपेंशन कर दिया। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मॉलिक्यूल की अपनी एनर्जी यूज करोगे तो उसकी एनर्जी कम हो जानी है फिर। ये इक्वेशन में अपन ने डेल्टा E इज इक्वल टू W यूज करने के बाद ही अपन ने कैलकुलेट किया ये इक्वेशन। इसका मतलब है आप ये इक्वेशन तभी यूज कर पाओगे जब वो रिवर्सिबल प्रोसेस होगा, मतलब स्लो प्रोसेस होगा, क्योंकि आपने इक्वल तो तभी आता है ना जब स्लो प्रोसेस होता है, तो मैक्सिमम आउटपुट आता है, तो मैक्सिमम वर्क डन आता है। तो ये इक्वेशन जो है दे आर ओनली एप्लीकेबल इन केस ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस। अब अपन को एक बात पता चल गया, एक तो ये पार्ट है, दूसरा इक्वेशन 1 2 3 1 2 and 3 is only applicable for a reversible process। तो फिर इरिवर्सिबल क्या है फिर? तो अपन कहेंगे ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस में देख लेंगे अपन को क्या है इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो ठीक है भाई, इसका मतलब ये हुआ कि मुझे टेम्परेचर चेंज इसमें कैलकुलेट करना होगा। अगर मुझे क्वेश्चन में, अब अपन क्या करेंगे, अब मेरे पास टेम्परेचर चेंज कैलकुलेट करना है, तो ये इक्वेशन है एक टेम्परेचर चेंज चेक करने के लिए, और एक ये इक्वेशन है टेम्परेचर चेंज चेक करने के लिए। अपन क्या करेंगे, पहली बात तो मुझे ये पता चल गया कि आइसोथर्मल इसको फॉलो करता है और एडियाबैटिक इसको फॉलो करता है। मतलब आइसोथर्मल नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करेगा, मोनोटोमिक है, डायटोमिक है, ट्राइटोमिक है, लेकिन एडियाबैटिक में मुझे एटोमिसिटी गिवन होना कंपलसरी है, क्योंकि मुझे गामा यूज करना ही पड़ेगा। इट डिपेंड्स ऑन द एटोमिसिटी ऑफ द गैस। इसका मतलब है कि क्वेश्चन में अगर एटोमिसिटी मेंशन हो रहा है, थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि वो एडियाबैटिक होना ऑलमोस्ट कंपलसरी हो जाएगा उसका, तभी तो आपने एटोमिसिटी दिया, तो अपन को पता चल जाएगा कि अच्छा वो एडियाबैटिक। अब
इसमें क्या होगा, मुझे टेम्परेचर, दो टेम्परेचर चाहिए, एक टेम्परेचर गिवन होगा, दूसरा हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है भाई, तो टेम्परेचर यहां से कैलकुलेट कर सकता हूं मैं। तो अगर आप वॉल्यूम दोगे तो T1 V1 इज इक्वल टू T2 V2 कर लूंगा। अगर प्रेशर दोगे तो P1 T1 इज इक्वल टू P2 T2 कर लूंगा और कैलकुलेट कर लूंगा टेम्परेचर, क्योंकि वन साइड गेट अ टेम्परेचर, एटोमिसिटी ऑफ द गैस गिवन होगा, तो CpCv तो मुझे पता ही होता है गैसेस के लिए। मोनोटोमिक है तो Cv का वैल्यू 3/2R, सीधा सब्स्टिट्यूट कर दूंगा 3/2R। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस पता होना चाहिए, ऐसी बात है, डेल्टा कैलकुलेट करूंगा तो नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करेगा। तो एक तो अपन को इक्वेशन ऑफ स्टेट पता चल गया कि देखो भाई इधर और इधर अलग अलग इक्वेशन। दूसरी बात, अब अपन बात करते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस, एक्सपेंशन और कंप्रेशन। तो वैसे तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, इसलिए अपन को कोई फर्क नहीं पड़ता, और अगर वर्क डन सिर्फ इसी इक्वेशन से कैलकुलेट करना है तो फिर तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे वर्क डन मैं कैलकुलेट करके डायरेक्टली ही बता सकता हूं। कैसे? हमें एक बात अच्छे से पता है कि वर्क डन इन अ इरिवर्सिबल कंप्रेशन हमेशा ज्यादा होता है वर्क डन इन अ रिवर्सिबल कंप्रेशन या एक्सपेंशन, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, और ये वर्क डन हमेशा ज्यादा होता है वर्क डन इन अ इरिवर्सिबल एक्सपेंशन। ये मैंने आपको किसमें बताया था? आइसोथर्मल में लिख के बताया। ठीक है, अगर मुझे कैलकुलेशन ही करना है ना, तो ये बात तो अपन को पता है, पहले से पता है कि भाई आप अभी इसके ग्राफ बना के दिखाओगे, एरिया देखना है मुझे किसमें एरिया ज्यादा है, मैं अपने आप ही कैलकुलेट। अब मैं आपको एरिया वगैरह के पार्ट में ले जाने से पहले कि भाई एरिया क्या करेंगे अपन एरिया कैलकुलेट करके, हाँ तो एरिया दिखेगा हमें तो बता देंगे किसमें ज्यादा वर्क डन होगा। ठीक है, हमें ये पता है कि एडियाबैटिक प्रोसेस में टेम्परेचर चेंज होगा, अपन ग्राफ भी बनाएंगे एरिया वगैरह वाले सारे ग्राफ जैसे आइसोथर्मल। बट मुझे एक बात पता है कि यहाँ टेम्परेचर चेंज होगा, तो जैसे अभी अपन ने वर्क डन लिखा ना, उसी वर्क डन के बेसिस पे अपन ऐसे लिख सकते हैं। अगर मुझे एक्सपेंशन की बात करें तो मुझे T1 गिवन मान लेते हैं, एडियाबैटिक में यही पार्ट अपने लिए मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, उसके अलावा सारे कुछ फॉर्मूले पे डिपेंड करेगा। भाई अपन ने ये तो लिखा ही है कि वर्क डन इन इरिवर्सिबल कंप्रेशन सबसे ज्यादा होता है, फिर वर्क डन इन रिवर्सिबल कंप्रेशन, रिवर्सिबल एक्सपेंशन और कंप्रेशन, और डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन जो भी अपन को गिवन, एंड दैट इज वर्क डन इन इरिवर्सिबल एक्सपेंशन। ये अपन को अच्छे से पता है कि ये ऑर्डर ऑफ वर्क डन होता है, वो कभी चेंज नहीं होता। ठीक है, अपन क्या करेंगे, एक बार इसको रिवर्सिबली टेम्परेचर चेंज करते हैं, क्योंकि वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करते हैं, और एक बार इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात करते हैं। दोनों ही मैंने एक्सपेंशन की बात, और एक बार कंप्रेशन की बात। अगर अपन कंप्रेशन की बात करेंगे तो इनिशियल टेम्परेचर मुझे इसमें भी गिवन है, सपोज T1 इज इक्वल टू 500। सपोज देखो यहाँ कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहा, मैं तो आपको कॉमन सेंस से ये बता रहा हूँ कि यार कॉमन सेंस से ये तो मुझे पता ही है ना कि क्या करना होता है, होता क्या है। ग्राफ वगैरह भी बना के दिखाओगे तो ये सारी चीजें आप बना के दिखाओगे कि भाई ये कैलकुलेशन है। तो अपन क्या करेंगे, एक्सपेंशन की बात करोगे तो रिवर्सिबल एक्सपेंशन का वर्क डन ज्यादा होता है इरिवर्सिबल एक्सपेंशन। इसका मतलब है इसमें जो डेल्टा टी होगा ऑफ रिवर्सिबल, अब मोनोटोमिक है गैस, तो मोनोटोमिक ही रहेगा ना, उसको क्या कर लेंगे, और डेल्टा टी फॉर इरिवर्सिबल एक्सपेंशन, डेल्टा टी फॉर इरिवर्सिबल एक्सपेंशन। अगर रिवर्सिबल एक्सपेंशन का वर्क डन ज्यादा होता है इरिवर्सिबल एक्सपेंशन से, मैंने दोनों को इरिवर्सिबल रिवर्सिबल लिख दिया है, ये अपन को पता है, वो ग्राफ से अपन ने लास्ट टाइम पढ़ा था।
तो अपन कहेंगे अगर ये डेल्टा टी ये वैल्यू अगर यहां पर टेम्परेचर चेंज, क्योंकि इसमें रिवर्सिबल एक्सपेंशन में वर्क डन ज्यादा होता है इररिवर्सिबल एक्सपेंशन से, मतलब यहां पर वर्क डन ज्यादा होना चाहिए यहां से, तो ज्यादा कब होगा? जब ये डेल्टा टी बड़ा होगा। इस मतलब ये वाला वैल्यू बड़ा होना चाहिए इससे। अच्छा, तो अपन ऐसे बता देंगे, मान लो इसका T2 जो है वो 200 केल्विन आ रहा है। अच्छा, तो टेम्परेचर डिफरेंस मतलब मुझे 300 ले लेना। तो इसका जो T2 आएगा इररिवर्सिबल वाला T2 वो ग्रेटर देन 200 केल्विन। हाँ तो ठीक है ना, डेल्टा टी जो होगा वो छोटा हो जाएगा ना, इसका डेल्टा टी 300 है, बड़ा है ना इससे। तो अगर डेल्टा टी का वैल्यू बड़ा होगा तो वर्क डन ज्यादा। अच्छा, तो ये बात हमेशा पता रहेगी मुझे कि एक्सपेंशन में कूलिंग होता है, वो तो आपने यही लिख दिया था, वो तो मुझे पता है एक्सपेंशन में कूलिंग होती है, वो तो आपने यही बता दिया था। और कूलिंग होने का मतलब है टेम्परेचर कम होने वाला है, आपने लिखा है वहां पर एक्सपेंशन हो रहा है। और ग्राफ भी अपन ने देखे हुए हैं कि एक सडन एक्सपेंशन होता है तो इरिवर्सिबल होता है, या कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर पे होता है तो इरिवर्सिबल होता है। वो अपन को क्वेश्चन में इरिवर्सिबल के लिए क्या क्या वर्ड्स गिवन होते हैं वो मैंने आपको बता रखे हैं। अगर प्रोसेस इरिवर्सिबल है तो सडन वैल्यू सडन यूज करेंगे, इरिवर्सिबल लिख ही दिया उन्होंने, या फिर एक्सपेंशन एट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, ये वर्ड यूज होते हैं तो अपन को पता चल जाता है कि आप इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात कर रहे हैं। तो यहां पर ना डेल्टा टी का चेंज होगा, मतलब क्योंकि एडियाबैटिक में टेम्परेचर चेंज होगा, एक्सपेंशन और कंप्रेशन से हीटिंग या कूलिंग होगा ना, तो आपने पहले ही बताया था कि टेम्परेचर चेंज होगी। यहाँ पर आइसोथर्मल में टेम्परेचर चेंज नहीं होते, इसलिए अपन उसका पीवी वर्क डन कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि पीवी इक्वल टू कांस्टेंट है वहां पर। अब अपन ने रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल देख लिया, इक्वेशन 1 2 3 जो थोड़ी देर पहले अपन ने लिखे थे उसको अपन को पता है वो सिर्फ अपन रिवर्सिबल में यूज कर सकते हैं, इट डजंट मैटर वो मतलब रिवर्सिबल कंप्रेशन है या एक्सपेंशन। अब अपन कहेंगे ठीक है भाई, अब इधर क्या करूं मैं, इधर भी मैं रिवर्सिबल और इररिवर्सिबल लिखना चाहता हूं। इधर रिवर्सिबल लिखा था तो इधर भी रिवर्सिबल लिख देता हूं और इधर इररिवर्सिबल। तो मुझे एक बात पता है कि रिवर्सिबल डेल्टा टी और ये डेल्टा टी इररिवर्सिबल है। अब अपन कंप्रेशन की बात कर रहे हैं और डेल्टा टी रिवर्सिबल है। हमें एक बात अच्छे से पता है, वर्क डन इन अ इररिवर्सिबल कंप्रेशन सबसे ज्यादा होता है। मतलब अगर आप, और मुझे एक बात पता है कंप्रेशन मतलब हीटिंग, टेम्परेचर बढ़ने वाला है, एक्सपेंशन मतलब कूलिंग, मतलब टेम्परेचर कम होने वाले हैं। अगर दोनों ही केस में आपने T1 ले रखा है ना, रिवर्सिबल एक्सपेंशन में इट इज 200 केल्विन मतलब 300 का चेंज है, तो यहां अगर T1 इनिशियल टेम्परेचर है तो कंप्रेशन के केस में यहां 300 से ज्यादा का चेंज आएगा। लेकिन अपन दोनों को अलग अलग पढ़ रहे हैं, उसमें कोई रिलेशन नहीं लग रहा है, अपन कह रहे हैं भाई वहां अलग है यहां अलग है। हम तो इन दोनों में कंपैरिजन की बात कर रहे हैं। अगर सभी को एक साथ कंपेयर करना है तो मुझे इससे बताना पड़ेगा कि इसमें टेम्परेचर सबसे ज्यादा डिफरेंस आएगा, फिर इसमें आएगा, फिर इसमें आएगा, वो मैं बता दूंगा, वो मुझे कोई प्रॉब्लम, क्योंकि अगर वर्क डन मुझे टेम्परेचर डिफरेंस से ही कैलकुलेट करना है तो मैं बता दूंगा कि सबसे ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस किस में आता होगा, वो अपन को पता है। तो यहां पर अपन कहेंगे भाई जो टी फाइनल आएगा ना T2, मान लेते हैं अपन कि भाई यहां पर इररिवर्सिबल था तो चेंज ज्यादा होगा 900 केल्विन का। मैंने उससे कोरिलेट नहीं किया तो या 300 या 400 ऐसा कुछ तो नहीं कर रहे हैं। मैंने एक सिर्फ पॉइंट लेके कि अच्छा कुछ सर ने ऐसे बताया होगा कि भाई यहाँ पर ज्यादा चेंज आता है वहां कम आता है, क्योंकि बाद में अगर मैं इसको भी 800 लिखूंगा तो लगेगा अच्छा इन दोनों में सेम होता होगा, तो वो भी गड़बड़ ना हो इसलिए मैंने उसको चेंज किया और ज्यादा ही लिखा। तो कंप्रेशन में वर्क डन सबसे ज्यादा होता है वो अपन को पता है। रिवर्सिबल, जैसे ये रिवर्सिबल है तो आप ग्राफ इसका भी ऐसे ही बनाओगे, पीवी ग्राफ जैसे अपन ने बताया था, ये लो रिवर्सिबल का ग्राफ इंटीग्रेट करूंगा। इररिवर्सिबल का ग्राफ आप ऐसे बनाओगे, ये तो मुझे पता है, पीवी ग्राफ बनाओगे ना तो आप मुझे ऐसे बताने वाले हो।
ये V1 ये V2, आप जो भी कैलकुलेशन बताओगे यहीं से बताओ। ग्राफ वैसे ही बनाने वाला हूँ, ये एरिया बड़ा होगा इससे, दैट्स व्हाई इसमें वर्क डन ज्यादा होगा इससे। वो सारे पार्ट में वैसे ही फिर से बना दिखाने वाला हूँ, और W कैलकुलेट कर लेंगे हर एक केस में, थोड़ा कंपैरिजन भी करेंगे। लेकिन अगर सिर्फ कैलकुलेशन की बात है तो आप सारा पार्ट, अगर मुझे कोई मतलब ज्यादा ना कहे कि भाई ऐसे लिखने के लिए एक्सप्लेनेशन की बात ना करे, तो मुझे पहले से पता है मुझे क्या करना है। और रिवर्सिबल भी मैं यूज कर सकता हूँ, इक्वेशन 1 2 3, इररिवर्सिबल में यूज नहीं कर सकता। तो इररिवर्सिबल में टेम्परेचर T2 अगर मान लो कैलकुलेट करने के लिए कहेंगे तो कैसे करेंगे? हाँ, तो बताएंगे ना अपन, वो सडन एक्सपेंशन, तो उसमें मैं बताऊंगा ना कैसे कैलकुलेट करना T2। भाई रिवर्सिबल में तो आपने बता दिया, वो इक्वेशन लिख के आप कैसे कैलकुलेट करोगे। इररिवर्सिबल में अगर T2 कैलकुलेट करना पड़ा तो क्या करेंगे फिर? बताऊंगा मैं आपको क्या करना है। तो इधर अपन क्या करेंगे, इधर तो रिवर्सिबल है, तो रिवर्सिबल में तो अपन कहेंगे इररिवर्सिबल है, इसमें वर्क डन ज्यादा होता है रिवर्सिबल से, तो इसको मैं ऐसे, क्यों? क्योंकि अपन को पता है ये रिवर्सिबल कंप्रेशन, रिवर्सिबल कंप्रेशन या रिवर्सिबल एक्सपेंशन में वर्क डन ज्यादा होता है, दैट इज इररिवर्सिबल एक्सपेंशन से। अपन इररिवर्सिबल एक्सपेंशन में सबसे ज्यादा वर्क डन है, मतलब ये वैल्यू बड़ी होगी इससे, तो वर्क डन ज्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है। ये पार्ट कभी नहीं भूलोगे आप, इस पार्ट को हमेशा दिमाग में रखना। बाकी मैं कितना भी एक्सप्लेनेशन दूं आपको, हमें सब पता है क्या करना है। आप जो भी बताओगे उसमें मुझे अलग अलग सिचुएशंस बताओगे, लेकिन ये सिचुएशन आप चेंज नहीं कर सकते, ये सिचुएशन तो यही रहेगी। आप जो मर्जी चाहे बताते रहो मुझे, आप बस ये बताओगे कि भाई डेल्टा एच क्या हो जाएगा, डेल्टा ई क्या हो जाएगा, रिवर्सिबल है तो क्या होगा, क्यू जीरो हो गया, आप कुछ भी बताते रहो मुझे, लेकिन मुझे दिमाग में एक बात हमेशा पता रहेगा कि सबसे ज्यादा वर्क डन मतलब सबसे ज्यादा टेम्परेचर चेंज, उसके बाद इधर, उसके बाद, ठीक है। अब अपन चेक करते हैं, ये अपन को पता चल गया, और वो हीटिंग कूलिंग सब अपन को पता है, एक्सपेंशन में क्या होता है और कंप्रेशन में क्या होता है, वो अपन को पता है। अब एक बार मैं आपको, जैसे अपन बार बार बोल रहे थे ना, ये जो इरिवर्सिबल का टेम्परेचर होता है ना, आपने इसको भी T2 लिखा, इसको भी T2, तो अपन इसे ना T2 डैश कर देते हैं ताकि वो T2 और ये T2 थोड़ा अलग दिखे, इसको T2 डैश करते हैं। तो हर बार अपन क्या करेंगे, इरिवर्सिबल वाले को फाइनल टेम्परेचर को मैं T2 डैश में ही रखा करूंगा, वो सारे कैलकुलेशंस में अपन ऐसे करेंगे। जब भी क्वेश्चन अपन को मिलेगा फाइनल टेम्परेचर की बात करें, अच्छा T2 डैश की बात करते हैं, ठीक है। अब अपन बात करते हैं इरिवर्सिबल की, कि जैसे मैंने आपसे बताया था, भाई ये वाले T2 तो अगर नहीं गिवन होंगे, T1 गिवन होगा या T2 गिवन है, T1 कैलकुलेट करना है तो वो कैलकुलेट कर लेंगे, वो आपने इक्वेशन बताया। व्हाट अबाउट दैट, जब मुझे इस टेम्परेचर की जरूरत है और ये गिवन है, तो कैसे कैलकुलेट करूंगा, ठीक है ना? तो इसका मतलब है कि अगर मैं वर्क डन इरिवर्सिबल लिखूंगा, जैसे अपन ने यहाँ पर वर्क डन रिवर्सिबल अगर है तो ये T2 माइनस T1 हो जाएगा, और अगर इरिवर्सिबल वर्क डन है तो इसको T2 डैश माइनस T1 कर दूंगा, ठीक। कैलकुलेशन ऑफ टेम्परेचर, एक छोटा सा पार्ट लिख देता हूँ, कैलकुलेशन ऑफ टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर इन temperature, that is T2 dash for irreversible process. एक्चुअली होता क्या है, जब रिवर्सिबल प्रोसेस होता है ना, तो अपन कहते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस मतलब बहुत स्लो एक्सपेंशन, धीरे 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 धीरे, तो जितना भी अपन ने एक्सपेंशन किया, वॉल्यूम चेंज किया, जितना भी वर्क डन किया, वो सारा का सारा इंटरनल एनर्जी अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। सो जितना भी वर्क डन होगा उतना इंटरनल एनर्जी चेंज होगा, इक्वल हो जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम आउटपुट आता है। लेकिन अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो देयर इज अ सडन एक्सपेंशन, तो जितना वॉल्यूम चेंज किया उतना डेल्टा ही चेंज नहीं हुआ, मतलब ये दोनों इक्वल नहीं होते। वर्क डन तो मैं कैलकुलेट करूंगा इसी फॉर्मूले से, ड्यू टू द सडन एक्सपेंशन
expansion, that is an irreversible process. The change in temperature that is delta E is not equal to the volume change in volume, that is W is equal to minus P external into delta V in irreversible process. वो इक्वल नहीं। इसका मतलब ये है कि जब मैंने रिवर्सिबल प्रोसेस किया था ना, तो ये वैल्यू अपन ने ऐसे लिखा था, ये लिखा था, एंड दैट इज इक्वल टू T2 माइनस। मतलब जितना आपने वॉल्यूम चेंज किया उतना टेम्परेचर भी चेंज किया था। अब अगर इररिवर्सिबल प्रोसेस है तो जितना मैंने वॉल्यूम चेंज किया ना रिवर्सिबल में, जितना मैंने रिवर्सिबल में वॉल्यूम चेंज किया था उतना ही मुझे टेम्परेचर डिफरेंस भी मिल गया। लेकिन जब मैंने वही चीज इररिवर्सिबल प्रोसेस में उतना, मतलब सडन एक्सपेंशन में उतना ही अगर वॉल्यूम चेंज किया तो मुझे यहां पर टेम्परेचर चेंज कम आएगा। मतलब मैंने वॉल्यूम जो रिवर्सिबल में किया था, रिवर्सिबल में भी वॉल्यूम में क्या कर रहा था, माइनस पी एक्सटर्नल है, V2 माइनस V1 है, तो यहां पर मुझे V2 मान लो, V1 मुझे गिवन था वॉल्यूम सपोज 2 लीटर और टेम्परेचर मुझे गिवन था 300 केल्विन। बाद में मैंने क्या किया, इसको वॉल्यूम किया 5 लीटर्स, तो टेम्परेचर जो मुझे यहां मिल रहा था रिवर्सिबल में, यहां पर मुझे इससे कम टेम्परेचर मिलेगा एक्सपेंशन। वही तो बताया था 200 से कम, थोड़ी देर पहले यही तो लिखा था। मतलब T2 डैश जो है वो जो चेंज इन टेम्परेचर आएगा यहाँ पर वो इररिवर्सिबल में उतना नहीं आता है जितना रिवर्सिबल में आता है। तो भाई फिर अगर ये T2 डैश छोटा होगा, जो अभी 200 लिखा था मैंने, तो ऑब्वियसली बात है वर्क डन इन द इररिवर्सिबल प्रोसेस विल डिक्रीज। तो अपन इस फॉर्मूले से T2 डैश कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे, तो अपन कहेंगे ठीक है, ये P एक्सटर्नल जो होगा वो मुझे इररिवर्सिबल प्रोसेस के हिसाब से गिवन होगा, माइनस P एक्सटर्नल, V2 मुझे गिवन होगा, V1 मुझे गिवन होगा, T1 मुझे गिवन होगा, N और R वो मुझे पता, तो मैं T2 कैलकुलेट करूंगा। अब T2 कैलकुलेशन में कभी कभी क्या होगा कि अपन को काफी सारा एक्सप्लेनेशन भी देना हो सकता है। कैसे भाई, यहां पर मैं P एक्सटर्नल को P2 लिख सकता हूँ, जैसे अपन फाइनल प्रेशर लिख रहे थे, और वॉल्यूम को मैं टेम्परेचर के फॉर्म में लिख सकता हूँ। कैसे, तो अपन लिखेंगे भाई nRT2 अपन V है ना, तो P2 माइनस nRT1 अपन P1, NCV T2 डैश माइनस T1। अब डिपेंड करेगा क्वेश्चन में क्या गिवन है, उसके हिसाब से अपन कैलकुलेशन करेंगे अपने। थोड़ा P इक्वल टू nRT तो अपन यूज कर ही सकते हैं, n तो कैंसिल कर लेते हैं, R अपन CV अपन को पता है क्या होता है, गामा माइनस 1, R को कॉमन ले लेते हैं, और P2 और अगर P एक्सटर्नल बराबर है, इंटरमीडिएट एक्सपेंशन होता है तो ये दोनों बराबर नहीं होते, एक्सटर्नल और P2। लेकिन अगर वन स्टेप है तो वी नो दैट बराबर होंगे, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, थोड़ा छोटा हो जाएगा इक्वेशन। तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर नेगेटिव साइड, ठीक है ना, तो अपन लिखेंगे भाई माइनस R अपॉन CV लिख लिया मैंने, जो कि गामा माइनस 1 लिख सकते हैं, और P को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो अपने पास आएगा T2 अपॉन P1 आ गया अपने पास ये, और वहां पर P2 को मल्टीप्लाई भी किया, तो P2 T1 हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू CV, CV में उधर लेके गया तो T2 डैश माइनस T1। अब अपन क्या करेंगे, इसको गामा माइनस 1 लिख लेंगे, वो R बाय CV तो अपन को पता है क्या होता है, R बाय CV तो अपन को पता है क्या होता है, तो अपन उसको यहाँ चेंज करके बाकी अपन लिख सकते हैं। तो इधर आप R बाय CV गामा माइनस 1, तो बहुत ज्यादा नहीं लिखते अपन डेरिवेशन में, क्योंकि हमें बस ये याद रहेगा तो बाकी सारा पार्ट अपने आप लिख लेंगे।
हो सकता है अपन को वॉल्यूम की जगह टेम्परेचर गिवन हो तो उस टाइप से अपन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे और बता देंगे कि क्या होना चाहिए। T2 डैश कैसे कैलकुलेट करेंगे वो अपन यहाँ से कैलकुलेट करके बता सकते। अगर T2 डैश आ गया तो ठीक है, इरिवर्सिबल प्रोसेस के वर्क डन आ जाए फिर तो मेरे पास, क्योंकि वर्क डन क्या होगा, दैट W विल बी इक्वल टू डेल्टा ई, और डेल्टा ई क्या होगा, इसमें कैलकुलेशन यही रहेगा, कैलकुलेशन चेंज नहीं होने वाला, mCV T2 डैश माइनस T1। तो वर्क डन, देयरफॉर वर्क डन विल बी इक्वल टू, irreversible प्रोसेस में वर्क डन विल बी इक्वल टू डेल्टा ई, दैट विल बी इक्वल टू mCV, इधर अपन को T2 डैश सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा और T1, ये आपका वर्क डन आ गया, irreversible प्रोसेस। ये वर्क डन के कैलकुलेशंस, T2 डैश के कैलकुलेशंस। अब अपन ने वर्क डन कैलकुलेट कर लिया, सारा कुछ हो गया। अब अगर मान लो अपन को पता चला कि भाई मैं ना थोड़ा ग्राफिकली भी दिखाता हूं इसको, ताकि आपने जैसे ग्राफ मुझे आइसोथर्मल के दिखाई देना, तो ये वाले भी ग्राफ दिखाओगे तो मैं कंपैरिजन भी कर पाऊंगा आइसोथर्मल और इसके ग्राफ। व्हाट इज द डिफरेंस, दोनों के ग्राफ में क्या डिफरेंस होता है वो अपन को पता चलता है। और ग्राफ में थोड़ा नंबर्स भी लिखेंगे अपन प्रेशर वॉल्यूम के, तो अपन को वहां से देखेगा हाँ भाई किस में वर्क डन ज्यादा होता है, किस में वर्क डन कम होता है। पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट फॉर आइसोथर्मल क्यों होता है, और इसमें गामा आने से क्या ग्राफ में चेंजेस आते हैं वो भी अपन को पता चलता है। कितना बच गया, ओह 23 हो गया, अरे यार तुम लोग बताया नहीं मुझे, मैं तो बड़ी जल्दी छोड़ देता हूँ। चलो ठीक है, पनवेल सेंटर में मोस्ट प्रोबेबली मैं कल फिर जाऊंगा शायद वहीं, मतलब उसमें मैं कल फिर एक और थोड़ा देखने जाऊंगा फ्लैट वगैरह, तो मैं कल भी जाऊंगा पनवेल सेंटर पे मिलूंगा। अच्छा मजा आ रहा था, ठीक है। तो अपन इसको कंटिन्यू करेंगे बेटा कल, मतलब नेक्स्ट क्लास में अपन कंटिन्यू करेंगे, और मैं शायद कल टाइमिंग बताऊंगा। जाऊंगा भी तो 1 o'clock के बाद ही जाऊंगा, 12:30 तक क्लास है, खाना वाना खा के 1 o'clock के आसपास जाऊंगा, लेकिन मुझे 4 o'clock वापस आना पड़ेगा, मेरी क्लास है। कौन सा, हाँ जो पीडीएफ में पढ़ने की बात कर रहा था ना, कि अपन को किसी भी इंस्टीट्यूट का हो अपन को कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही हमें इससे कुछ मतलब है कि किस इंस्टीट्यूट का आप क्या भेज रहे हो मुझे। अगर आपको लगता है कि दैट इज बेस्ट फॉर मी, सेंड इट। अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ मिक्स क्वेश्चन करने चाहिए, कहीं से भी मिले, आप तो मुझे दे दो, और हमें वो क्वेश्चन पूछने के लिए टाइम जरूर देना, ठीक है। तो उससे मतलब ये नहीं करना है कि नहीं वो उधर का मटेरियल अच्छा है, इधर का मटेरियल खराब है, ऐसे कुछ भी नहीं होता। उनको सिर्फ चाहिए कि जो बेस्ट लगता है आपको अपन भेज, ठीक है। नहीं खुद नहीं करो किसी भी इंस्टीट्यूट का, मैं आपको बताऊंगा, अगर आपको किसी इंस्टीट्यूट का चाहिए मुझे बताओ, तो सारे इंस्टीट्यूट का होता है, और ऑनलाइन तो सभी इंस्टीट्यूट का होता है, चाहे वो कोई भी हो, सबके होता है। इतना होता है कि मैं अपने मोबाइल से डिलीट करता रहता हूँ कि यार ये पता नहीं कितना भर जाता है, तो उसकी अब टेंशन मतलब मैं लेकिन देखता हूँ, और मुझे अच्छा लगेगा तो मैं फॉरवर्ड करूंगा। लेकिन आप उसको वो नहीं करना कि नहीं उधर का अच्छा, इधर का खराब, इधर ऐसे। मेजरली कौन होगा, एलन, रेजोनेंस, फिटजी, और मैक्सिम होगा तो अपने पास बन सकता, 4 के अलावा कोई नहीं। क्या हो जी, ये क्या होगा? ठीक है, ठीक है, ठीक है ना, तो वो सब अपन देखेंगे हैं। चलो ठीक है, बाय।